बस नीचे चला दी बेइज्जती बोला तो चलो ओके बाय। ओके रिकॉर्डिंग पे लगा दूं। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोई भी जुड़े ना अपने एक ही, चाहे लैपटॉप से जुड़ जाओ चाहे मोबाइल से जुड़ जाओ, एक ही होना चाहिए। डबल डबल तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा, मजबूरी ये मेरी है। ये लेकिन स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? एक ब्लैक स्क्वायर ऑन स्क्रीन दिख रहा है? नहीं नहीं, वो जो मैंने स्क्रीन शेयर किया है वो नहीं दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है? लेकिन फिर से आज मेरा वो नहीं दिख रहा है। मैं क्यों नहीं स्क्रीन पे दिख रही हूँ? सेटिंग चेंज की है क्या इसको? बस एक मिनट मुझे सेटिंग करने दीजिए। पिछली बार जो रिकॉर्ड हुआ था ना उसमें स्क्रीन में शक जी ने मुझे बताया कि हम लोग नहीं दिख रहे थे, तो कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। अभी नहीं, नेक्स्ट बात कर ली। अच्छा, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको स्क्रीन पे मेरा विंडो साइड में आ रहा है क्या? वीडियो थंबनेल्स आर मिनिमाइज्ड, वीडियो शेयर। हाँ अभी क्लियर है? ब्लैक स्क्रीन अभी भी? अभी ऑल क्लियर दिख रहा है? ओके इशक जी आपको दिख रहा है ना? शेयर पे ब्लैक अभी भी ब्लैक है क्या? अभी ऑल ओके? ऑल ओके? इसमें वॉइस आई होप बढ़ाने ऑल का ओके। कैसा? ऑल म्यूट प्लीज। कर दे रही हूँ मैं, यहाँ से सबको म्यूट कर दे रही हूँ। ऑडियो भी क्लियर। ओके सो अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ ना, मुझे उसका, हाँ ओके, मुझे उसका आंसर दीजिएगा तो उस हिसाब से, क्योंकि मैंने एक चीज वो की थी जब हमें ये पढ़ाया जा रहा था, तो हमें जो अभी आपका सीक्वेंस मैंने रखा है उसी सीक्वेंस से हमें पढ़ाया जा रहा था। बट कुछ चीजें उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी साइंस बैकग्राउंड था, बहुत सारे लोग बाहर से आए थे न्यूट्रिशन के। तो मैंने एक चीज रियलाइज की कि अगर वो चीज पहले पढ़ाई जाती है तो समझने में आसानी होती है, बहुत सारी चीजें आपको इजीली समझ में आती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि उस हिसाब से फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वो क्या है? अच्छा, गोवा में रेन है? चैट बंद कर दूं? तो आप रिप्लाई कैसे करोगे? चलो मैं चैट को ना मेरे से कर देती हूँ। आप लोग जो भी मैसेज करोगे वो बस मैं देखूंगी और आप लोग को डिस्टरबेंस नहीं होगा। ओके तो आई होप सब लोग अपना फॉर्म हमें धीरे धीरे करके सबमिट करते रहो ताकि आपका हम फाइल यहाँ पे रेडी कर सके। देखिए अभी हम बेसिक न्यूट्रिशन में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इनके क्लासिफिकेशन क्या है, हम जब रोटी चावल खाते हैं तो बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है, वो कैसे प्रोसेस से जाता है। और ये सब चीजें आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब पीजी डिप्लोमा का आपका जब एग्जाम होगा तो उसमें से भी उनके क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज ये एक जनरल सिलेबस है आपके डीडीएचएन का, जो भी डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि आपके बॉडी में एक फैट कैसे डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होता है, तो ये तो मुझे पढ़ाना ही है। देन यूनिट 2 जो है विटामिन मिनरल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विटामिन मिनरल्स का, तो ये आपको आना जरूरी है। एक मिनट,
विटामिन मिनरल्स ये आपको आना जरूरी है। हम्म। तो ये वाला पार्ट तो मैं सोच रही हूँ ये वाला पार्ट कंटिन्यू करने के बाद, या क्योंकि जब हम लोगों ने ये पढ़ना स्टार्ट किया था, जैसे आज मैं आपको जब मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगी, तो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और ये सारे चीजों के बारे में बात होगा। लिपिड मेटाबॉलिज्म में जो हमारा फैट है, वो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज टूटती कैसे है। आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट में मतलब रोटी चपाती खाया, वो हमारी बॉडी में जब गया तो वो टूटता कैसे है, वो कैसे टूटता है, किस किस पार्ट में टूटता है, और जब आपकी बॉडी में जाता है तो बॉडी उसको कैसे अब्जॉर्व करती है, क्या कारण है जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, ये सारी चीजें मेटाबॉलिज्म होती है। तो जब लिपिड का मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे, इसके साथ अगर आपकी एनाटॉमी क्लियर नहीं होगी तो मुश्किल होता है। जो मैंने रियलाइज किया था जब कुछ साल पहले मैं अपना न्यूट्रिशन का सारा कोर्स कर रही थी, तब मैंने रियलाइज किया था कि अगर हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अच्छे से समझाया जाए तो ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम बहुत सारे डिजीजेस के ऊपर बात करेंगे, तो कौन सा विटामिन मिनरल्स किस चीज की कमी की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं, तो आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। तो अगर आप बोलोगे तो जो जनरल चीज है मैं उससे ही आगे बढ़ती हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो हम अगले हफ्ते से पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सारा खत्म करते हैं कि कौन सा सिस्टम कैसे वर्क करता है और किस तरीके से। उसके बाद अगर हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो जैसा आप बोलोगे, अगर ऐसा खत्म करना है तो हमें खत्म, तो हमें सारा कुछ ही करना है, पढ़ना तो हमें सब कुछ ही है, बट अगर एक प्रॉपर सीक्वेंस में जाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। तो पहले हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जहां पे सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में जो बेसिक स्ट्रक्चर है बॉडी का, सेल, वो कैसे काम करता है। सेल में माइटोसिस और मियोसिस हम पढ़ेंगे। देखिए, वर्ड्स पढ़ के टेंशन में मत आइएगा, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, और ये पढ़ाना इसलिए जरूरी है, ओके, ये पढ़ाना इसलिए जरूरी है बिकॉज आगे चलकर आपको बहुत सारी चीजें तभी क्लियर हो पाएंगी। तो इसके लिए तो मैं सोच रही हूँ पहले हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ लें, जो हमारे 10 सिस्टम है उसको बहुत ही डिटेल में जाकर पढ़ लें। उसके बाद जो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे विटामिन मिनरल्स, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझा में आएगा। ये चंद्रभान जी, मैं आपके लिए प्रॉपर नोट्स ही तैयार कर रही हूँ, वो नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। वो नोट्स का आप जेरोक्स करवा के या उसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रख सकते हैं। जो जो टॉपिक में कंप्लीट करती जाऊंगी ना, सबका आपको मैं खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स, मतलब आप खुद से लिखूंगी नहीं, पेपर पे बना के आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगे। ओके नीतू वर्मा जी, पहले हम एनाटॉमी हम कर लेते हैं, बट आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो टॉपिक मैं आपको समझा देती हूँ। नेक्स्ट वीक से हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो 10 सिस्टम है उसको हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे, तो उससे हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो जो हमारा DND 103 है और DND जो हमारा 106 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन में, आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना। जिस इंसान का ये दो सब्जेक्ट अगर क्लियर हो गया तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, आप मैक्सिमम बीमारियों को क्लियर कर सकते हो। मैक्सिमम बीमारियां आपको पता चलेंगी बस रिपोर्ट्स देखकर ही। थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन मतलब जो हम बीमारियों से रिलेटेड जो हम डाइट प्लान बनाएंगे उसको हम सीखेंगे, और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट है, और जो सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है वो ये होने वाला है, जो आपको मार्केट के किसी भी न्यूट्रिशन के कोर्स में ये टॉपिक नहीं मिलने वाला। तो हम अगले हफ्ते से, जो अगला ट्यूसडे की क्लास होगी, तो हम एनाटॉमी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो मैं चाहती थी ये सब तो मैं आपको एक एक दो दो लेक्चर्स में खत्म करूंगी, लेकिन इसमें मैं कोई भी बार्गेनिंग नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो आज हम ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। एक छोटा सा आपको मैं फिर से कार्बोहाइड्रेट का एक छोटा सा मैं आपको समरी दे देती हूँ, उसके बाद हम आगे का स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट मतलब जो भी हम शुगर्स, जिसको हम कार्ब्स कहते हैं, जो भी आप रोटी चावल ये सारी चीजें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हर एक चीज में मिलता है। चाहे आप दाल भी खा रहे हैं ना, तो उसमें भी स्मॉल परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता ही है। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा कोई फूड नहीं है जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। और कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो क्या बनता है। एडमिशन फॉर्म का PDF प्राजक्ता मैम आपको पर्सनली सेंड किया होगा या फिर से कर देंगे। कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में ब्रेक होता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। आज इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे PG डिप्लोमा का भी सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा साइंटिफिक लेवल पे जाएंगे। अब हम आते हैं, अब सिंपल याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट।
सिंपल कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर, मोनो का मतलब होता है वन, डाइसैकेराइड्स डाई का मतलब होता है दो, और शुगर सैकेराइड्स का मतलब होता है टू। मतलब जब दो सैकेराइड्स मिल जाते हैं तो उसको हम डाइसैकेराइड्स कहते हैं। उसी में एक टर्म और आया था लास्ट टाइम जिसको हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो मतलब आपका दो के ऊपर है, मतलब 3 से 10 के बीच में अगर शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं तब उसको हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। और एक होता है कॉम्प्लेक्स शुगर। तो ये दो चीजें होती हैं कॉम्प्लेक्स शुगर। हम जो भी खाना खाते हैं, अब यहाँ पे पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, आप जो भी खाना खाते हो, आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, केक खा रहे हो, दाल खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, जब वो हमारे बॉडी में तभी अब्सॉर्ब हो पाएगा जब वो अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटेगा। अभी जैसे मैंने आपको क्या पूछा कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जब टूटता है तो किस में टूटता है, तो आप लोगों में से आंसर आया ग्लूकोज। लेकिन ग्लूकोज जैसे और भी इसके दो भाई हैं, उसका नाम है फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। जो भी आप खाना खाते हो ना, जो भी आप फ्रूट्स खा रहे हो, फ्रूट से आपको फ्रक्टोज मिलता है। तो इसीलिए आप हम आगे चल के इसकी प्रोसेसिंग देखेंगे तो फ्रूट से आपको फ्रक्टोज मिलता है। तो सिंपल याद रखो कि कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है, कार्बोहाइड्रेट सपोज करो ये आपका कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, आपने खाना खाया, और कार्बोहाइड्रेट को जो डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है वो आपके मुंह में भी होता है। इसीलिए हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। ये वर्ड्स मैं आपको बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, सिंपल लैंग्वेज में कार्बोहाइड्रेट का टूटना कहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। मुंह से स्टार्ट होना, टूटना स्टार्ट होता है। माउथ में एक एंजाइम होता है, मैंने बहुत बार पढ़ाया है, टाइलिन, जिसको हम टाइलिन कहते हैं या इसको हम अमाइलेज भी कहते हैं। ये सब एंजाइम्स के नाम भी आपको याद रखने होंगे जो आपके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, उसको ब्रेक करता है। इसीलिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया था नेचुरोपैथी के कोर्स में कि क्यों छोटे बच्चे को छोटे बच्चों को, जब हम बहुत सारे लोग बोलते हैं ना 6 मंथ्स हो गया, जैसे अभी आरोही का जो अन्नप्राशन होने वाला है, नॉर्मली फिफ्थ, लड़कियों का 5th मंथ होता है, 5th 6th मंथ्स में बच्चों को चावल दाल खिलाना, पेस्ट बना के खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत सारे बच्चे रोते बहुत है। क्यों रोते हैं? क्योंकि वो जो खाना ले रहे हैं वो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? ये टॉपिक मैंने लास्ट टाइम भी आपको कवर किया था, इसलिए मैं बार बार ये चीजें करती हूँ ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। जो चावल होता है या जो भी ग्रेन होता है उसको हम ग्राइंड करते हैं, और हमारी बॉडी में ग्राइंडिंग का काम कौन करता है? आपके मोलार, मतलब जो आपके लास्ट के जो दांत होते हैं ना, जिसको हम चौवा कहते हैं, जो आपके लास्ट के जो दांत होते हैं मोलार, वो आपकी चीजों को ग्राइंड करता है। और वो उस समय बच्चों का निकला नहीं होता। जैसे ही बच्चों में दांत प्रॉपर डेवलप होना स्टार्ट होते हैं ना, तभी वाला ये वाला एंजाइम बनता है। इसीलिए बोलते हैं जब तक बच्चों के प्रॉपर दांत, मतलब कम से कम उनको 1 साल तो मिनिमम लग ही जाता है प्रॉपर दाल बनने में, प्रॉपर ये मोलार डेवलप होने में। इसीलिए अगर आप छोटे बच्चों को 6 मंथ 7th मंथ में जबरदस्ती अगर आप उनको चावल दाल का प्योरी नहीं पिलाओगे ना, तो उनको पेट में दर्द होगा ही नहीं। मैक्सिमम बच्चे रात रात भर जगते हैं, रात रात भर रोते हैं, सोते हैं। टचवुड, आरोही ने एक दिन भी, जब से वो पैदा होके आई, तीसरे दिन से भी वो मस्त रात में आराम से सोती है, बस 2-2 घंटे पे उठती है अपनी फीडिंग के लिए, और उसके बाद वो सो जाती है। क्योंकि उसको ना तो फॉर्मूला फीड दिया जा रहा है, ना उसको 6 मंथ्स में चावल दाल में खिलाना स्टार्ट करूंगी। क्यों? उसकी बॉडी उस समय उस चावल और दाल को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके ये वाले दांत नहीं डेवलप हुए हैं। उसका ये वाला एंजाइम जो मेन आपके मुंह में ग्रेन्स को डाइजेस्ट करता है, वो अभी बन ही नहीं रहा। तो अगर वो डाइजेस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? उसकी बॉडी में जाएगा, वो गैसेस बनेंगे, गैसेस बनने की वजह से मैक्सिमम बच्चों में कॉलिक पेन होना स्टार्ट हो जाता है। हॉस्पिटल में मुझे उसकी दवा दी गई थी कॉलिक पेन की। वो कॉलिक पेन की, जब भी बच्चों में पेट का दर्द हो, क्योंकि 90% बच्चे आज मार्केट में क्या है, बॉटल वाला दूध, फॉर्मूला मिल्क पी रहे हैं। लेडीज के लिए आसान भी होता है, गर्म पानी में मिक्स किया, बच्चों को पिला दिया। उससे क्या हो रहा है, बच्चों को मिल्क नहीं देना, वाटर नहीं देना होता। फर्स्ट 6 मंथ्स तक बच्चों को वाटर नहीं देना होता। आप उसमें पाउडर का मिल्क बना के जो बच्चों को दे रहे हो, उससे बच्चों को पेट में गैस बन रहा है। गैस बनने की वजह से उनको कॉलिक पेन हो रहा है। इसीलिए हॉस्पिटल में सबसे पहले दिन ही आपको कॉलिक पेन की दवा दे दी जाती है, और उसको जबरदस्ती बच्चों को देना ही पड़ेगा फिर आपको। इसीलिए हमेशा याद रखिए, हमारे माउथ में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। उस एंजाइम का नाम है टाइलिन और अमाइलेज। मैं आपको सब चीजों का, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, टॉपिक जैसे ये खत्म होगा, आपको मैं नोट्स बना रही हूँ, वो नोट्स में आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी। क्योंकि जो और भी नोट्स है वो बहुत ही डिटेल्ड नोट्स है, उतने नोट्स की आपको जरूरत नहीं है जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और जो भी पीजी डिप्लोमा में कवर हो रहा है
वो सारे नोट्स मैं आपको पढ़ाऊंगी, जरूर आपको मैं दूंगी, रिटर्न में दूंगी। इतना आई होप सबको समझ में आया कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ये हम सबको पता है, हमने नेचुरोपैथी में पढ़ा है। लेकिन कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, उसका नाम है टाइलिन, या उसको हम अमाइलेज भी कहते हैं। अमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया। अब क्या हो रहा है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके माउथ में तो डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपका कार्बोहाइड्रेट, अभी हम आगे उसको पढ़ेंगे, पेट में जाता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। ये जैसे एंजाइम जो ये पेट में गया वो इनएक्टिव हो गया, क्यों? पेट का एसिड आ गया। उसको हम आगे मेटाबॉलिज्म में पढ़ने वाले हैं। तो अभी सिंपल याद रखिए कि जो भी आप खाना खाते हो, जैसे आपने उसको मुंह में लिया, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, अभी हम आगे देखेंगे। इसको जैसे आपने मुंह में लिया, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी चीज को तोड़ने का काम करते हैं। अब ये टूटा, सपोज करो अभी ये डाइसैक्राइड्स में टूट गया या ट्राइसैक्राइड्स में टूट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अब ये डाइसैक्राइड्स में टूटा है, लेकिन अब ये मोनोसैक्राइड्स में नहीं टूटा है, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये ऑलमोस्ट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से ये एब्जॉर्ब होगा। अभी आपके छोटे पार्ट्स में टूटा है, डाइसैक्राइड्स में ये चीज टूटी है। सो अब क्या हो रहा है, अभी जैसे ये टूटा, ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया। अगर हम अपना खाना प्रॉपरली च्यू नहीं करते हैं, मैक्सिमम लोगों को पेट में गैस वगैरह की प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि वो अपना खाना प्रॉपरली च्यू नहीं कर रहे। जो ये फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन जो मुंह में होने वाला था, वो मुंह में हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने जल्दी जल्दी खाना खाया। अब ये आपके पेट में जब जाएगा, तो पेट में तो एसिड है, वो तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब ये खाना आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने उससे पूछा कि आपको तो पहले पच के आना था, आपको तो मुंह में ही पच जाना था, अभी तक आप वैसे ही पड़े हुए हो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे डाइजेशन कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो सिंपल याद रखिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में एक मोनोकार्बोहाइड्रेट होता है और एक डाइसैक्राइड्स होता है। एग्जाम में ये आ सकता है, सुक्रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड या पॉलीसैक्राइड, तो आपको पता होना चाहिए। तो मोनोसैक्राइड्स बस 3 होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। जो भी आप खाना खाते हो, जो भी आप खाना खाते हो, इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मेन यही देखे जाते हैं। तो जो भी आप खाना खाते हो वो फाइनल ब्रेकडाउन होके इन्हीं 3 चीजों में ब्रेकडाउन होता है। तो जब अगर मैं आपको पूछूं कि कार्बोहाइड्रेट, ये ट्विस्ट क्वेश्चन आ सकता है, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में ब्रेक होता है किस में? अगर बस एक ग्लूकोज ऑप्शन होगा तो कुछ लोग बस ग्लूकोज को ही टिक करेंगे, नहीं, ग्लूकोज में भी ब्रेकडाउन होता है, फ्रक्टोज में भी होता है, गैलेक्टोज में भी होता है। मतलब जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो ये 3 यूनिट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के टूटने के। तो कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो टूट के इन्हीं 3 कार्बोहाइड्रेट, जब तक इसमें नहीं टूटेगा बॉडी नहीं ले पाएगी, इसमें जब तक नहीं टूटेगा बॉडी नहीं ले पाएगी। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में एक मोनो होता है, एक डाई होता है। अब डाई का मतलब क्या है, इसमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे अच्छे से बता देती हूँ। अब ये आप मोनोसैक्राइड्स आपने समझ लिया कि मोनोसैक्राइड जो भी आप खाना खाते हो ये इनमें तीनों में टूटता है, और इसका कैसे प्रोसेसिंग होता है वो हम आगे बात करेंगे। तो जो भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो ये है। दूसरा होता है डाइसैक्राइड्स। आपने कोई खाना खाया, वो ऐसे है, बॉडी का जब टाइलिन जो एंजाइम है जो मुंह में है वो उस पे जब टूटेगा तो ये 2 में टूट सकता है या 3 में टूट सकता है, इस तरीके से टूटेगा, फिर ये आगे जाएगा। तो सुक्रोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, ये 3 डाइसैक्राइड्स है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जिससे आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। यहाँ पे मैंने एक फोटो डाली है, अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। सुक्रोज ये क्या है, डाइसैक्राइड्स है, मतलब इसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स एडेड है। तो जब ये सुक्रोज के ऊपर हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट करेगा, टूटेगा, तो ये 2 छोटे छोटे शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो छोटे छोटे शुगर कौन है, यही 3 है। मतलब इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से मिला के ये सारी चीजें बनती है। तो सुक्रोज 2 में टूटेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जब आप सफेद शक्कर खा रहे हैं, जो शुगर खा रहे हैं, तो शुगर जब आपकी बॉडी में जाएगा तो वो किस में टूटेगा, आपके गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। आपने दूध लिया या दूध से बनी हुई कोई चीजें ली, लैक्टोज, वो किस में टूटेगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। मतलब ग्लूकोज सब में कॉमन होगा, ये चीज याद रखिए, ग्लूकोज सब में कॉमन होगा। और आपका जो माल्टोज है वो किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में।
तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। लैक्टोज ब्रेक्स डाउन इनटू ग्लूकोज या फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या ग्लूकोज, या माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सिंपल याद रखिएगा। अब हम आते हैं, ये हो गया हमारा सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, तो ये क्या है, डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल्स है। अब हम इसके फिर ओलिगोसैकेराइड्स है, इसके दो एग्जांपल्स है, रैफिनोज और स्टैकिलोज, ये भी हमारे फूड्स में पाए जाते हैं। देन हमारा पॉलीसैकेराइड्स, अब हमारा मेन क्या है, ये पॉलीसैकेराइड्स। अब इसको ध्यान से समझिए, जो भी हम खाना खाते हैं, अब ये इसको समझने के लिए ना एक पैटर्न समझिए। अच्छा, अभी जितना समझाया उतना समझ में आया, सब कुछ क्लियर है? अभी जितना समझाया उतना समझ में आया? न्यूट्रिशन में बन रहे हैं, डाइटिशियन खुद को बोलेंगे, तो ये सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सुजाता जी, संध जी, ठीक है। एंड मनमोहन जी, कल हम सुबह में 5 बजे निकल रहे हैं, 5 बजे जा रहे हैं वहां पे, तो आई गेस 6:30 बजे तक हम फ्री होंगे। तो इतनी अर्ली मॉर्निंग अगर आप आ सकते हो, मिल सकते हो, तो आप मुझे मैसेज कर देना, ओके? क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगी आपको बताना, फिर आप बोलोगे कि मैम आप आए और मुझे बताया नहीं। ओके, ठीक है। तो ये हो गया, इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? जो भी हम खाना खाते हैं, हमने एक चपाती खाई, अब इसको ध्यान से समझिएगा। चपाती खाई, चपाती हमारे बॉडी में गया, टूटा, और सबसे छोटा यूनिट उसका एक कन्वर्ट हुआ किसमें, ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज कहाँ चला गया, हमारे ब्लड में चला गया। ये चीजें मैंने बहुत बार बताई है, जस्ट एक रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको ये समझाना है। ब्लड में गया तो ब्लड से ये 3 जगह पे, ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जो है, ये 3 जगह पे बॉडी यूज करेगी। अभी आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो ये सेल के अंदर, ये ग्लूकोज जो है, ये सेल के अंदर जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, और अपना आप कोई भी एक्टिविटी कर पाएंगे। जो बच जाएगा ग्लूकोज, वो कहाँ जाएगा, आपके लिवर में जाएगा, लिवर में जाकर स्टोर्ड हो जाएगा ग्लाइकोजन में। आगे मैं आपको बताती हूँ ग्लाइकोजन क्या होता है। जो मैंने आपको बताया था कि खाना आप पहले बनाओगे, पहले खुद खा लोगे, बच जाएगा तो फ्रिज में रखोगे, और 4-5 दिन के बाद कोई चीज यूज करनी है तो फ्रीजर में डालोगे, और जो चीज बच जाती है वो आपके फिर लास्ट में आपके फैट में जमा हो जाता है, जिसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, आपके फैट में जमा हो जाता है। तो हमारी बॉडी जब किसी चीज को जमा करके रखती है, तो उसको कॉम्प्लेक्स करके बना के रख लेगी। तो उसको जब जमा करके बॉडी में रखती है, तो एनिमल्स जब किसी चीज को अपनी बॉडी में जमा करके रखते हैं कि फ्यूचर में मैं इसको यूज करूंगा, तो उस वाले कार्बोहाइड्रेट को, उस वाले पॉलीसैकेराइड को हम ग्लाइकोजन कहते हैं। अगर आप को नॉनवेज खाते हो, तो नॉनवेज से आपको कहीं ना कहीं एनिमल्स जो है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, हम अपनी बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट को फ्यूचर के यूज के लिए जब जमा करके रखते हैं, तो हम उसको ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लाइकोजन आपकी बॉडी यूज नहीं करती है, ग्लाइकोजन हम आगे देखेंगे। और वही चीज जब प्लांट्स अपनी बॉडी में कोई चीज जमा करके रखता है, अब प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो वो भी अपने खाने को जमा करके अपनी बॉडी में रखता है, जिसको हम स्टार्च कहते हैं। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन में मैं आगे आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगी, एक साइड मैंने उसके लिए भी डाली है, डिफरेंस क्या है इन सब चीजों में, स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो स्टार्च क्या है, इसका सोर्स क्या है स्टार्च का, ये प्लांट बेस्ड है, क्योंकि प्लांट अपनी बॉडी में जो खाना जमा करके रखता है, किसके लिए रख रहा है, हमारे लिए रख रहा है ना। जो भी हम दाल चावल खा रहे, जो भी खा रहे, सब में कहीं ना कहीं स्टार्च है। तो ये कौन जमा करके रख रहा है, प्लांट जमा करके रख रहा है। तो जो चीज प्लांट ने जमा करके रखी है उसको हम स्टार्च कहते हैं, और जो एनिमल ने अपनी बॉडी में जमा करके रखा है फ्यूचर के यूज के लिए, उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ये ग्लाइकोजन और स्टार्च का डिस्क्रिप्शन सबको समझ में आया? यस, मसल्स में भी स्टोर्ड होता है आपका जो ग्लाइकोजन है, वो लिवर, अभी हम आगे आएंगे उसमें। ग्लाइकोजन जो है वो आपका मसल्स और लिवर दोनों में स्टोर्ड होता है। जो हमारी जो मस्कुलर एनर्जी, जो हम मसल्स यूज करते हैं, तो उसमें वो एनर्जी को यूज करने के लिए, तो ये सिंपल सी चीज है। स्टार्च प्लांट जमा करके रखते हैं, और ग्लाइकोजन हम इंसान और जानवर अपनी बॉडी में जमा करके रखते हैं, कब, फ्यूचर के यूज के लिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम आते हैं स्टार्च, और ये सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज कभी सुना है? सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज क्या होता है? नहीं, हमारा जो प्लांट, हमारे जो सेल होते हैं ना, प्लांट सेल खासकर, प्लांट सेल के जो बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है,
उसके बाहर जो सेल वॉल है वो कहीं ना कहीं सेल्यूलोज के बने होते हैं, ये हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, सेल्यूलोज हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो ये सेल्यूलोज भी एक तरीके का पॉलीसैकेराइड्स होता है। तो सिंपल याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो सिंपल अपनी बॉडी में टूटते हैं, देन डाइसैकेराइड जिसमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओलिगोसैकेराइड जो 2 से 10 शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, और पॉलीसैकेराइड्स बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स के 3 एग्जांपल्स होते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, फाइबर्स भी कह सकते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। स्टार्च जो प्लांट्स अपनी बॉडी में फ्यूचर के यूज के लिए जमा करके रखते हैं, ग्लाइकोजन जो एनिमल्स अपनी बॉडी में जमा करके रखते हैं, और तीसरा जो सेल्यूलोज जो प्लांट्स के बाहर का। इसलिए मैंने आपको बोला एनाटॉमी समझना जरूरी है। सेल जब आप पढ़ोगे तो सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सब भी आपको जानना जरूरी है, तभी जाकर आप आगे बॉडी में कैसे एनर्जी बनती है वो सब आपको सीखना है। इसलिए मैंने बोला पहले हम एनाटॉमी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम इसमें आएंगे। तो अभी मैं आपको ये बेसिक चीजें समझा दे रही हूँ ताकि आपका जो बेस है वो कंप्लीट रहे। यस, यस, फाइबर, इसलिए हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, और वो क्यों नहीं करेगी आगे भी हम बताएंगे, ऊपर वाले ने क्यों ये चीज तैयार की है वो आगे हम बताएंगे। तो जो फाइबर है, फाइबर क्या है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। हम क्यों नेचुरोपैथी में हमने ये चीज सीखी कि अपने पेशेंट को फाइबर रिच डाइट दो, उसको सैलेड दो, बॉडी वेट के हिसाब से दो। क्यों दो? क्योंकि फाइबर जो है बॉडी को फाइबर से जितना न्यूट्रिशन लेना है, जो भी आप फ्रूट्स खा रहे हो, सैलड्स खा रहे हो, उसमें जो भी विटामिन है, मिनरल्स है, बॉडी तो उसको ले रहा है, लेकिन जो उसका फाइबर है वो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। वो आपको, आप 1 प्लेट सैलेड खाओ, आपको पेट पूरा भरा भरा लगेगा, आपको फुल रखता है फाइबर। फाइबर क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन से राहत देता है, कोलेस्ट्रॉल को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है, शुगर को बढ़ने नहीं देता है। इसीलिए फाइबर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो फाइबर क्या करता है, ये सारी चीजों में हेल्प करता है, और बॉडी आपकी फाइबर डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इसीलिए फाइबर किसका खाना बनता है, जब बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर रही है तो फाइबर किसका खाना बनता है हमारी बॉडी में, फाइबर किसका खाना बनता है, बहुत बार सिखाया है मैंने, बैड नहीं, गुड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया को तो पिज्जा बर्गर नॉनवेज है ही उसका खाना, गुड बैक्टीरिया का खाना होता है। इसीलिए तो हम भर भर के लोगों को, बैड बैक्टीरिया को हम क्यों आगे बढ़ाएंगे, गुड बैक्टीरिया को पैदा करेंगे ना, उसको उसको हम खाना देंगे। तो गुड बैक्टीरिया को फाइबर जो है वो खाना देता है। तो जो भी आप फाइबर खाते हैं वो आपका पेट का डाइजेशन स्किप करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का खाना स्किप करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इसीलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने के लिए जा रही हूँ। आपने कभी ये सुना, आपने आपने कभी ये सुना किसी पेशेंट्स का, सर आपने जो डाइट प्लान दिया था, मैंने सैलेड खाना स्टार्ट किया और मुझे बहुत गैस बनना स्टार्ट हो गया। बहुत सारे पेशेंट स्टार्टिंग में जब आपकी डाइट पे जाएंगे ना तो उनको गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि फाइबर हमारी बॉडी तो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है ना। फाइबर क्या है, फाइबर एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। और आप उनको पहले ही समझाओ कि देखो अभी तक आपने क्या खाया, अभी तक आपने सारी खराब चीजें खाई, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, तो आपकी बॉडी में क्या बढ़ना स्टार्ट हुआ, आपकी बॉडी में जो बैड बैक्टीरिया थे ना वो बढ़ना स्टार्ट हो गए। अब जब आप फाइबर खाना स्टार्ट कर रहे हो, आपने कल से ये फुल डाइट स्टार्ट किया, क्यूकम्बर खा रहे हो, सैलड खा रहे हो, ये खा रहे हो, सब हेल्दी खाना स्टार्ट किया, तो ये जो फाइबर बॉडी में जाएगा ये तो आपका पेट ने डाइजेस्ट नहीं किया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने डाइजेस्ट नहीं किया, ये कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में इसको जो डाइजेस्ट करता गुड बैक्टीरिया वो तो है ही नहीं, वहां पे क्या है भाई साहब, बैड बैक्टीरिया बैठे हुए हैं। तो गुड बैक्टीरिया जब नहीं होंगे तो ये फाइबर क्या होगा, वो सड़ने लगेगा, सड़ेगा तो फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन होगा तो गैस बनेगा, और जब गैस बनेगा तो पेशेंट बोलेगा इनका तो डाइट प्लान ही खराब है, इन पहले तो मैं अच्छा खासा भला था, कम से कम पेट में गैस तो नहीं बनता था, अभी तो इनका डाइट प्लान लेके मेरे को पेट में गैस बनना स्टार्ट हो गया। तो मेंटली प्रिपेयर करिए सामने वाले को, उनको बोलो भाई साहब आपकी गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में मुझे टाइम लगेगा। अभी आगे चलकर मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। कुछ कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैं दाल तो खा लेता हूँ, मूंग की दाल खा लेता हूँ, लेकिन ना जब राजमा खाता हूँ ना तो मेरे को पेट में बड़ा गैस बनता है, या मैं चने खा लेता हूँ तो मुझे पेट में बड़ा गैस बनता है, चने से मुझे प्रॉब्लम होती है। ऐसा कभी सुना है आपने किसी को कि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि हाँ ये मूंग की दाल, छिलके वाली दाल में तो प्रॉब्लम नहीं हो, छिलके वाली दाल में तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन नॉर्मल दालों में ये राजमा खा लेता हूँ, छोले खा लेता हूँ तो तकलीफ हो जाती है, क्यों? अब इसका साइंटिफिक कारण समझिए, तभी आप ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट समझ पाएंगे। हमारी बॉडी में
हमारी बॉडी में जितने भी आपके दाल जाते हैं, दाल कोई भी पल्सेस या लेग्यूम्स आप उठा लो, अच्छा ये सब वर्ड्स भी याद रखिएगा, पल्सेस और लेग्यूम्स। पल्सेस मतलब जो भी हमारी दालें हैं, अरहर की दाल, तुअर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल। पल्सेस मतलब ये हुए। लेग्यूम्स मतलब राजमा, छोले, चना, लोबिया, ये सारी जो होते हैं लेग्यूम्स में आते हैं। जो भी हमारी बॉडी में पल्सेस और लेग्यूम्स होते हैं, ये सारे आप ये समझ लो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे चल के हम रेजिस्टेंस स्टार्च पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज होने चाहिए। तो कभी कभी क्या हो रहा है, कोई पेशेंट है जिसको राजमा खा के प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन कोई पेशेंट है जिसको राजमा खा के ब्लोटिंग हो रहा है, डाइजेशन सही नहीं है। तो क्यों? राजमा को पचाने के लिए वो जो स्पेसिफिक तरीके का गुड बैक्टीरिया चाहिए था गट में, वो नहीं है, इसीलिए उनको वो पर्टिकुलर लेने से प्रॉब्लम हो रही है। आप चाह रहे हो कि उनकी डाइट में मैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डालूं ताकि उनका शुगर लेवल भी कंट्रोल रहे, उनका डाइजेशन भी अच्छा रहे, उनकी बॉडी में फाइबर अच्छा जाए, लेकिन वो कह रहे हैं मैं आपका डाइट प्लान फॉलो कर रहा हूं तो मुझे ये सारी तकलीफ हो रही है। तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? अगर सपोज करो आपको उनका डाइट प्लान बनाना है और आपको उनको हर दिन एक अलग तरीके का प्रोटीन देना है वेजिटेरियन में, तो आपने एक दिन उनको चना बोला या 2 दिन चना बोल दो, ताकि क्या है, अगर हमें ये देखना है कि कौन सी चीज से उनको रिएक्शन हो रहा है, तो अगर 2 दिन चना आप ले रहे हो और वो बोल रहे हैं कि हाँ चने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, 2 दिन अभी क्या करो, राजमा खा लो। राजमा उन्होंने खाया, बोले राजमा भी ठीक ही है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद आपने बोला कि ठीक है, अब 2 दिन ना छोले वाली दाल भी अपने खाने में ऐड करो। हर तरीके से जब आप ऐसे करना स्टार्ट करते हो, वो बोलते हैं हाँ हाँ छोले वाली दाल खाया था तो पेट में गैस बन रहा है। तब आपको दिमाग में क्या क्लिक करेगा, ओके छोले को डाइजेस्ट करने के लिए जो इसके पर्टिकुलर एंजाइम्स है वो हमारी बॉडी में नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, धीरे धीरे इसके एंजाइम्स को डेवलप करने के लिए, जहां वो एक बोल ले रहे हैं, आप 1 चम्मच, जैसे राजमा किया ना उसमें 1-2 चम्मच छोले के डाल दिए, ताकि जब छोला हमारी बॉडी में जा रहा है तो धीरे धीरे हम उसके बैक्टीरियाज को डेवलप कर रहे हैं। और आप देखोगे धीरे धीरे जब कोई चीज, जो भी चीज आपको तकलीफ दे ना, जो भी प्लांट्स और वेजिटेबल्स जो भी आपको तकलीफ दे, कभी ये खाने से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको स्लोली इंट्रोड्यूस करना है उनके डाइट में। आप देखोगे 2-3 महीने के बाद उनके बॉडी में इसको डाइजेस्ट करने के बैक्टीरिया पैदा जब हो जाएंगे, तो वही इंसान जब छोले भी खाएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत ही साइंटिफिक, और ये सारी चीजें फंक्शनल मेडिसिन में सिखाई जाती है, ये न्यूट्रिशन में नहीं सिखाया जाता। हमें ये सब न्यूट्रिशन में नहीं सिखाया गया था। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि स्लोली स्लोली आप उनके खाने को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करो, और मतलब स्लोली स्लोली इनकी चीजों में ये ऐड करना स्टार्ट करो। तो जितनी भी दालें हैं, जितने भी लेग्यूम्स है ना, वो सब उनके खाने में, अगर आप हर 2 दिन के बाद अगर उनके डाइट प्लान में देते हो कि काम करो 2 दिन मसूर की दाल खा लो, 2 दिन मूंग की दाल खा लो, 2 दिन अरहर की दाल, 2 दिन तुअर की दाल, 2 दिन मसूर की दाल, 2 दिन चना, 2 दिन राजमा, ऐसे क्या होगा, हर एक लेग्यूम्स उनकी बॉडी में जाएगा, सबके अलग बेनिफिट्स होते हैं और सबके हेल्दी बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट में कैसे इंक्लूड करना है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और जो भी आप ये दाल वगैरह खाते हो ना, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम रैफिनोज और स्टेक्लोज से हम नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आते हैं, ये हो गया शुगर, स्टार्चेस, फाइबर, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। जो भी आपको मैंने बताया किस तरीके से दाल और पल्सेस उनके डाइट में इंक्लूड करना है, उनके बॉडी में उस पर्टिकुलर चीज को, हेल्दी बैक्टीरिया को डेवलप करने के लिए ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करना है। इतना समझ में आया? ऑल क्लियर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो गए क्या सब लोग? ओके, गुड मॉर्निंग। चलिए, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, ये हमने समझ लिया। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, फाइबर में क्या चीजें आती हैं, और शुगर, शुगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा दूध के आइटम्स है वो सब शुगर कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आ जाएंगे। सिंपल में क्योंकि हम डायसैकेराइड्स को बोल रहे हैं, और जितने भी फ्रूट्स हैं वो भी हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आएंगे। इसका जो फाइबर है, जो सिंपल फ्रूट्स है, जैसे आपने वाटरमेलन खाया उसमें ज्यादा फाइबर नहीं होता है, लेकिन कुछ फ्रूट्स है जिसमें फाइबर भी होते हैं। लेकिन फ्रूट जब डाइजेस्ट होते हैं तो डायरेक्टली फ्रक्टोज में डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो नॉर्मली फ्रूट्स जो है वो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ही आएगा। फ्रूट जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आएगा। वेजिटेबल्स जो होता है वो मोस्टली आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या फाइबर कह सकते हैं, उसमें ये चीज आएगी। अब ये हो गया, ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। तो आई होप ये वाला सारा सबको कुछ क्लियर होगा।
हमने डाइसैक्राइड्स और मोनोसैक्राइड्स पढ़ लिया, इसका हमने कॉम्बिनेशन देख लिया कि माल्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है और डाइसैक्राइड्स में इस तरीके से टूटता है। ये सारी चीजें हमने देख ली। पॉलीसैक्राइड्स क्या है? पॉलीसैक्राइड्स मतलब पॉली मतलब बहुत सारे और सैक्राइड्स का मतलब शुगर। पॉलीसैक्राइड्स के 3 एग्जांपल हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज या फाइबर्स भी आप कह सकते हैं। और ये हमारे एनिमल सेल जो है वो आपके ग्लाइकोजन के फॉर्मेट पे रखता है और आपका जो प्लांट सेल है वो उसमें करता है। अब हम आते हैं स्टार्च के ऊपर। स्टार्च क्या है? ये हमारे प्लांट्स बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं और अपने लिए जो फूड जमा करके रखते हैं उसको हम स्टार्च कहते हैं। तो स्टार्च मोस्टली आपके जो भी ऑलमोस्ट जो भी चीजें आप खाते हो सब में आपके पाया जाता है, चाहे वो व्हीट हो, राइस हो, कॉर्न हो, जो भी आप आलू खा रहे हो, ये सारी चीजें खा रहे हो, स्टार्च ऑलमोस्ट सब चीजों में पाया जाता है। अब स्टार्च से रिलेटेड ना आप बस अभी 2 नाम याद करके रखो, आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम उसको और डिटेल में जाएंगे। स्टार्च में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो 2 चीजों को मिला के बनता है, एक को हम अमाइलोज कहते हैं और एक को हम अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ये बस 2 नाम अभी आप याद रखो। आगे इसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक आने वाला है जब मैं आपको गट लूंगी। गट नॉर्मली डाइट का प्लान नहीं होता है, लेकिन इसमें मैं एक टॉपिक आपको गट का समझाने वाली हूँ बहुत ही डिटेल में, क्योंकि गट आपको समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे हम किताबी बातों को नहीं लेने वाले, क्योंकि बहुत सारी किताबी बातें देखा है मैंने, उसका यूज नहीं होता है बहुत सारी चीजों का। मैं आपको यहाँ पे वही चीजें पढ़ा रही हूँ, सिलेबस भी कवर करना और ऐसी चीजें भी पढ़ाना है जो आपको मार्केट में एक्सपीरियंस से आपको मिलता है, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो जो भी स्टार्च होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक अमाइलोपेक्टिन होता है और एक अमाइलेज होता है। जो अमाइलोज होता है वो ऑलमोस्ट 30% होता है और जो माइलोपेक्टिन होता है वो 70% होता है। तो अभी आप बस सिंपल याद रखिए कि जो स्टार्च होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक अमाइलोज होता है और एक अमाइलोपेक्टिन होता है। नाम याद रखोगे आगे चलकर बहुत ही इजीली आप एक टॉपिक को समझ पाओगे, इसलिए बस आपको यहाँ पे अभी यही फोकस कर रही हूँ, ज्यादा भी डिटेल में इसमें नहीं जा रही। अब एक बहुत जरूरी चीज समझिए, स्टार्च जो है वो 3 तरीकों में डिवाइडेड होता है। स्टार्च 3 टाइप के डिवाइडेड होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं RDS, एक होता है जिसको हम कहते हैं SDS और एक होता है जिसको हम कहते हैं RS। अब ये क्या होता है? सबसे पहला जो स्टार्च है वो है रैपिडली डाइजेस्टिबल स्टार्च। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि स्टार्च क्या है, जो भी प्लांट से हमें जो भी खाना हमारी बॉडी में जा रहा है वो सब चीजों में स्टार्च कहीं ना कहीं होता ही है। तो कुछ ऐसे खाने होते हैं जो हमारी बॉडी में फटाफट डाइजेस्ट हो जाते हैं, फटाफट हमारी बॉडी का शुगर लेवल बढ़ाते हैं, जिसका ग्लाइसेमिक, आगे चल के हम एक वर्ड सुनेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जब भी आप किसी का डाइट प्लान बनाओगे तो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है उसको हमें डाइट में अवॉइड करना है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्च कौन से होते हैं? जो फटाफट डाइजेस्ट होते हैं, लगभग समझ लो 15 से 20 मिनट में वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएंगे। जैसे आप मार्केट का जो प्रोसेस कोई भी चीज, अब एक चीज यहाँ से ध्यान से समझो, व्हीट है, व्हीट को हम चक्की पे पीसते हैं तो वो आटा बन जाता है, फ्लावर बन जाता है। उसको हम और प्रोसेस करते हैं तो वो मैदा बन जाता है। जब भी हम किसी चीज की प्रोसेसिंग करते हैं, जब भी किसी चीज को प्रोसेसिंग करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना वो बढ़ता जाता है। क्यों मैदा डेंजरस होता है? मैदा इसलिए डेंजरस होता है, और इस व्हीट को आप जितना पतला, कभी कभी आपने सुना है कुछ लोग बोलते हैं कि गेहूं को ना थोड़ा सा मोटा पीसना, उसका जो ऊपर का हस्क है ना वो मत हटाना। बहुत सारे लोग छन्नी से उसको चालते नहीं है, वो वैसे ही चपाती बनाते हैं, और कुछ लोग उसको चपाती को छन्नी से अच्छे से चाल के यूज करते हैं। तो जितना ज्यादा व्हीट अपने नेचुरल फॉर्म में होगा उतना ज्यादा हेल्दी होगा। वैसे व्हीट हेल्दी नहीं होता, मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। व्हीट के ऊपर आगे हम एक टॉपिक लेंगे थोड़ा सा डिटेल में, वो सबसे डेंजरस चीज होती है। तो जितना अवॉइड कर सको व्हीट को, गेहूं को, उतना अवॉइड करो। कभी कभी ले रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना हो सके गेहूं को अवॉइड करने की कोशिश करो। जितना हम किसी चीज की प्रोसेसिंग करते हैं उतना ज्यादा वो हमारी बॉडी में शुगर को बढ़ाता है। तो जब आपका कोई ऐसा खाना जो आपकी बॉडी में तुरंत शुगर बढ़ाए, ऐसा वेजिटेरियन फूड जो आपका बॉडी में तुरंत डाइजेस्ट हो और तुरंत शुगर बढ़ाए, उसको हम रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्च कह सकते हैं। जैसे आप जो भी प्रोसेस का ब्रेड खाते हो, पास्ता खाते हो, पटेटो खाते हो, राइस गरम गरम चावल बन के आया और आपने वो खाया, तो ये क्या करता है, ये तुरंत आपकी बॉडी में शुगर को बढ़ाता है। वही व्हाइट राइस के बदले आप जब ब्राउन राइस खाते हो तो ब्राउन राइस को टाइम क्यों लगता है? क्योंकि ब्राउन राइस अपने ओरिजिनल, जब हम फूड साइंस पढ़ेंगे तब हम ये भी पढ़ेंगे
कि कैसे उसकी डीहस्किंग होती है, माइलिंग होती है, वो सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी याद रखिए, तो जो भी चीजें प्रोसेस होके आती है वो जैसे आपकी बॉडी में जाती है फटाफट डाइजेस्ट होती है और तुरंत आपका शुगर लेवल बढ़ा देती है। दूसरा जो स्टार्च होता है उसको हम स्लोली डाइजेस्टेबल स्टार्च बोलते हैं, जो थोड़ा सा टाइम लगता है। जो हमारा जो रॉ ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, वो सबको थोड़ा सा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। जो आप दाल खा रहे हैं या ब्राउन राइस खा रहे हैं, इसको थोड़ा सा प्रोसेस कर दिया जाता है। अगर हम ब्राउन राइस ऐसे खा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, डाइजेस्ट होगा, आपके उसमें डाइजेस्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पूरा डाइजेस्ट हो जाती है। देखिए, जो भी आप खाना खा रहे हैं, हम सबको पता है कि खाना हमारे स्टमक से होता हुआ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाता है और वहां से अब्सॉर्ब होके, आगे हम अभी ये भी पढ़ेंगे कि कैसे अब्सॉर्ब होके जाता है, वो आपके ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद जो बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और स्टूल बन के बाहर आ जाता है। ये सिंपल सी चीज है, हमने बहुत बार पढ़ा, ये हमारे दिमाग में हो गया। तो स्टार्च भी तीन तरीके के होते हैं। एक स्टार्च होता है जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और विद इन 20 मिनट्स फटाफट डाइजेस्ट होकर शुगर लेवल बढ़ा देता है, लेकिन पच जाता है, टोटली पच जाता है, जल्दी पचता है। दूसरा जो स्टार्च होता है वो भी पचता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम लगाता है, 20 के बदले 100 मिनट लगा देगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा पच जाता है। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्च है, जिसके ऊपर अभी न्यूट्रिशन में और फंक्शनल मेडिसिन में और न्यूट्रिशन में और फार्मास्यूटिकल में बहुत ज्यादा रिसर्चेस हो रहा है, वो है रेजिस्टेंट स्टार्च, आरएस। आपको अगर अपने गट को अच्छा रखना है या आपको बीमारियों से दूर रखना है और पेशेंट का डाइट प्लान बनाना है, तो आपको मेक श्योर करना है उसकी डाइट में आप आरएस जरूर इंक्लूड करें, रेजिस्टेंट स्टार्च जरूर इंक्लूड करें। अब ये रेजिस्टेंट स्टार्च क्या है उसको भी हम ध्यान से समझेंगे, बट अभी आपको ये चीज समझ में आई कि जो स्टार्च होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्च, जो फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है। आपने खाना खाया और 20 मिनट में आपके बॉडी का शुगर लेवल बढ़ा रहा है, बहुत ही फटाफट डाइजेस्ट हो रहा है, वो तुरंत 20 मिनट तो ज्यादा ही टाइम लगते हैं, लेकिन वो फटाफट डाइजेस्ट होता है। आप 20 मिनट में मत जाइए, वो फटाफट डाइजेस्ट होता है और तुरंत आपका शुगर लेवल बढ़ाता है, क्योंकि हर एक खाने को टाइम लगता है। एक खाना होता है वो भी शुगर लेवल बढ़ाता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्च। ये दोनों स्टार्च है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेस्ट होते ही होते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच रहे। इतना, ये दोनों आपको पॉइंट समझ में आया? रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्च क्या है और स्लोली डाइजेस्टेबल स्टार्च क्या है? रैपिडली डाइजेस्टेबल मतलब फटाफट स्टार्ट होता है और स्लोली डाइजेस्टेबल मतलब धीरे धीरे स्टार्ट होता है, लेकिन दोनों डाइजेस्ट होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। लेकिन एक ही एक ऐसा रेजिस्टेंस स्टार्च होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता ही नहीं है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को स्किप कर देता है और स्किप करके डायरेक्टली पहुंच जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। और हमें किसी की भी डाइट प्लान में रेजिस्टेंट स्टार्च जरूर 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 इंक्लूड करना है। क्यों इंक्लूड करना है, अब इसको ध्यान से समझिए। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि स्टार्च जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। जो आपकी बॉडी में जो प्लांट्स जमा करके रखते हैं उसको हम स्टार्च कहते हैं, और ग्लाइकोजन जो होता है वो आपका एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जो एनिमल्स जमा करके रखते हैं। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। ये सेल्यूलोज है, फाइबर जिसको हम फाइबर भी कहते हैं, सेल्यूलोज, ये तीन चीजें आपकी पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आ सकता है, ग्लाइकोजन इज अ फॉर्म ऑफ विच सैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजन जो है, अब बॉडी किसी चीज को स्टोर करके रखेगी तो उसको अच्छा सा बंद करके रखेगी, उसको पॉली करके रखेगी, उसको मजबूती से, ताकि वो बाहर निकले तो बॉडी को तोड़ने में, अभी आपको ये भी मैं डिटेल में समझाऊंगी। तो ये हो गया, ये भी हो गया। अब हम आते हैं, हमने रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्च देख लिया जो फटाफट डाइजेस्ट होता है, स्लोली डाइजेस्टेबल स्टार्च देख लिया। अब हम रेजिस्टेंट स्टार्च को समझने के लिए जा रहे हैं। अब रेजिस्टेंट स्टार्च को ध्यान से समझिए। रेजिस्टेंट स्टार्च वो वैसे स्टार्च होते हैं जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन को स्किप कर देते हैं। मतलब जैसे ये खाना आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन पे आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें हो रही है अभी हम आगे डाइजेशन में देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी इस पे बैक्टीरिया एक्ट कर रहे हैं वो कोई भी उस पे एक्ट नहीं कर पाते हैं, और वो कहाँ चला जाता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो गट फ्लोरा बैठा हुआ है, जो बैक्टीरिया बैठे हुए हैं, वो उनका खाना बनता है।
तो इसीलिए हमें हर एक डाइट में रेजिस्टेंस स्टार्च जरूर इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ही जाके हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होते हैं, आपके लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट ही नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर ही नहीं सकती है। इसीलिए ऊपर वाले ने हमारे लिए वेजिटेरियन फूड बनाया है। क्यों वेजिटेरियन फूड क्यों बनाया है वो आगे मैं बताती हूँ। अब ये रेजिस्टेंस स्टार्च क्या है, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो सकते, लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं और वहां पे हमारे जो बैक्टीरिया है वो उस पर एक्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस स्टार्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, तो आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस स्टार्च क्या है, ये क्या है, ये प्रीबायोटिक है। अब प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक में एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ, प्रीबायोटिक क्या होता है और प्रोबायोटिक क्या होता है। जो आप प्रो अपना जो गट का प्रोडक्ट आप जो ले रहे हो प्रोबायोटिक G+, ये क्या है, ऑलरेडी आप बैक्टीरिया अपनी बॉडी में डाल रहे हो। प्रीबायोटिक वो फूड होते हैं जो बैक्टीरिया का खाना बनते हैं। तो जब भी आपकी बॉडी में ऑलरेडी बैक्टीरिया है, आप उसका खाना डाल रहे हो बॉडी में, तो उसको हम प्रीबायोटिक बोलेंगे। जो आप कांजी पी रहे हो वो क्या है, वो प्रोबायोटिक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया भरे हुए हैं ना। आप जब उसको 3 दिन फॉर्मेंटेशन के लिए रख रहे हो तो उसमें बैक्टीरिया भर भर जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो प्रोबायोटिक है। लेकिन वही जब आप फ्रूट्स खा रहे हो, सैलड्स खा रहे हो, उसका जो फाइबर है, आप छिलके वाली दाल खा रहे हो, ये सब चीजें क्या है, ये सब प्रीबायोटिक है। क्योंकि जब ये आपके रेजिस्टेंस स्टार्च आपके पेट में जा रहा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन उस पर नहीं काम कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में जब जा रहा है तो हमारा जो गट बैक्टीरिया का खाना है वो इस पे काम करना स्टार्ट करता है, इसीलिए इसको प्रीबायोटिक बोलते हैं। तो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसीलिए रेजिस्टेंस स्टार्च को कुछ अलग अलग तरीकों से डिवाइड किया गया है। रेजिस्टेंस स्टार्च नॉर्मली 4 तरीके से डिवाइड किया जाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको नेचर ने ही ऐसा बनाया है कि उस पे, अब जैसे नट्स होते हैं, क्यों बोलते हैं नट्स को सोक करके खाओ, क्योंकि आप नट्स को अगर ऐसे खाते हो, आप बादाम खा रहे हो, ऐसी चीजें खा रहे हो, उसको सोक नहीं कर रहे हो, तो बॉडी कहीं ना कहीं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। नट्स जो होते हैं उसको नेचर ने पहले से ही प्रिजर्व करके रखा है ताकि बाहर से कोई चीज उसको डैमेज ना कर सके। तो जो हम बहुत सारी चीजें जो ग्रेन सीड्स और लेग्यूम्स होते हैं उसको नेचर ने पहले से ही ऐसा बना के रखा है कि वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती है। इसीलिए जब भी हम कहते हैं ना कि दाल को हमेशा प्री सोक करके रखो, जिससे आपके लिए उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल ना हो और वो आपकी बॉडी एटलीस्ट उसका जो तोड़ के कुछ चीजें उसकी यूज कर सके। बहुत सारे जो दाल आप बना रहे हो घर में, हम तुरंत दाल धोते और प्रेशर कुक में लगा देते हैं, तो क्या हो रहा है, आप दाल खा तो रहे हो लेकिन कभी ना कभी हम उसका प्रोटीन प्रॉपरली हमें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बॉडी उसको तोड़ नहीं पा रही है। तो जो भी चीजें नेचर में आ रही है, चाहे वो सीड्स हो, कोई भी सीड्स आप ले लो, वो आपके जो अनाज है, लेग्यूम्स है, वो जो नेचर उसको पहले से ही ऐसा बना के भेज रहा है ताकि आपके गट बैक्टीरिया का वो खाना बन सके, तो उसको हम टाइप 1 कहते हैं। उसके बाद जो आलू होता है और जो कच्चा केला होता है, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है रेजिस्टेंस स्टार्च का। तो अगर कोई इंसान है जिसको गट की प्रॉब्लम है, तो आप उसके खाने में खासकर जो स्वीट पोटैटो होता है, यहाँ पे मैं स्वीट पोटैटो की बात कर रही हूँ, स्वीट पोटैटो और जो आपका कच्चा केला है, ये दोनों एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका टाइप 2 रेजिस्टेंस स्टार्च का। तो आप उसके खाने में स्वीट पोटैटो की टिक्की दे सकते हो, स्वीट पोटैटो को बॉईल करके उसको थोड़ा सा उस पर मसाले वसाले डाल के वो उसके डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस स्टार्च होता है, नेचर ने पहले से उसमें रेजिस्टेंस स्टार्च डाल के बोल दिया है। तो ये दोनों जो चीज है ना, ये नेचर से ऑलरेडी हमें मिली हुई है। आप जब अपनी बॉडी में डाल रहे हो, बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, उसके फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन वही दाल को अगर आप अच्छे से सोक करके, आपको कल है कि मुझे कल राजमा बनाना है, तो आप रात में भिगो के रखते हो, तो उन दालों को क्यों नहीं भिगो के रखते। अगर आप छिलके वाली दाल बना रहे हो तो रात में भिगो के रखो, ताकि बॉडी उसका प्रोटीन तो ले सके, लेकिन उसका जो कवरिंग है और जो उसका फाइबर है वो तो बॉडी वैसे भी नहीं डाइजेस्ट कर पाएगी, तो वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया उसका खाना बनेगा। ये नेचर ने हमें पहले से ही दे दिया है। लेकिन कुछ रेजिस्टेंस स्टार्च हम खुद से भी बनाते हैं, कुछ रेजिस्टेंस स्टार्च हम खुद से भी बनाते हैं, और वो बहुत अच्छा होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए भी। ये शिक्षक जी ले सकते हैं, आप डायबिटिक पेशेंट को भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगर आपको डायबिटिक पेशेंट में आप ये जो स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए है, बहुत रिच होता है विटामिन ए। स्वीट पोटैटो आप हल्का सा दे सकते हैं डायबिटिक पेशेंट को, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पापा को डायबिटीज है, मैं उनको स्वीट पोटैटो देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बड़े मजे से स्वीट पोटैटो खाते हैं।
और जैसे स्वीट पोटैटो पे हल्का सा आपको चटनी वटनी डाल के, थोड़ा सा खट्टा मीठा चटनी डाल के, हल्का सा काला नमक डाल के आप स्वीट पोटैटो खा सकते हो। अब जो तीसरे तरीके का रेजिस्टेंस स्टार्च है ना, वो डायबिटिक पेशेंट में आप दे सकते हो। और ये रेजिस्टेंस स्टार्च मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, 2 चम्मच पका हुआ चावल रात में पानी में डालकर छोड़ दो। या कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसको राइस बहुत पसंद है, वो बोलता है मैं राइस नहीं छोड़ सकता, राइस तो खाना है। अब देखो राइस कैसी चीज है, अगर आपने गर्मा गर्म राइस बनाया और उसको तुरंत खाया तो वो आपकी बॉडी में ना इस कैटेगरी में आ जाएगा, इस कैटेगरी में आ जाएगा। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है ना, वो बोल रहा है कि सर प्लीज मेरा राइस मत बंद करवाओ, तो राइस को डाइट में ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अब आपने अगर राइस गर्मा गर्म बनाया, व्हाइट राइस उसने गर्मा गर्म बनाया और तुरंत खाया, तो वो रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्च में आ जाता है, वो तुरंत आपका शुगर लेवल बढ़ाता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट में राइस अवॉइड करते हैं। लेकिन उसी राइस को अगर हम तुरंत बनाते हैं और आप तुरंत बनाने के बाद उसको फ्रिज में रख दो, फ्रिज में रखने के बाद अगले दिन उसको आप खाओ। राइस को बना के दिन भर नॉर्मल टेम्परेचर पे रखने के बाद अगर आप फ्रिज में रखते हो तो वो खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि राइस में बहुत जल्दी फंगस लगता है। लेकिन अगर आपने राइस बनाया और तुरंत उसको 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद जैसे वो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे हुआ, आपने उसको उठा के फ्रिज में रख दिया। या डायबिटिक पेशेंट को आलू खाने को मना होता है, आलू भी आप उनके डाइट में डाल सकते हो। कैसे डाल सकते हो? कोई भी ऐसा फूड जिसमें स्टार्च है, स्टार्च हर एक फूड में पाया जाता है, कोई भी आप किसी का मैसेज आया, ये बहुत अच्छी लगती है स्वीट पोटैटो की सब्जी। तो कोई भी ऐसा फूड जो वेजिटेरियन फूड है उसमें स्टार्च होगा ही होगा। ये चीज आपके दिमाग में आ गया, कोई भी वेजिटेरियन फूड उसमें स्टार्च होगा ही होगा, चाहे वो दाल हो, चावल हो, लेग्यूम्स हो, राइस हो, सूरन हो, कुछ भी हो, उसमें स्टार्च होगा ही होगा। खासकर राइस और पोटैटो, ये दो चीजें जिससे डायबिटिक पेशेंट बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन पसंद भी उतना ही करते हैं। आप जितने भी डायबिटिक पेशेंट को पूछोगे ना, उनको ये दोनों चीजें तो बहुत पसंद होंगी। अगर ये चीजें हमें उनकी डाइट में डालना है तो हमें क्या करना होगा? इसको पकाना होगा, गर्म करना होगा, और गर्म करने के बाद इसको ठंडा करना होगा। अगर उनके डाइट में आपको आलू डालना है, उनको आलू की सब्जी चाहिए, तो आलू को आज पकाया, आलू को बॉईल किया, बॉईल करने के उसको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद फ्रिज में डाल दिया। फ्रिज में डालने के बाद अगले दिन जब आप वो चावल या आलू निकालते हो तो वो रेजिस्टेंस स्टार्च नंबर 3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो राइस और पोटैटो है, ये आपका शुगर तुरंत डाइजेस्ट नहीं करेगा, बकायदा ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और आपके गुड बैक्टीरिया के लिए खाना बनेगा और उसको हेल्दी रखेगा। इतना इंपॉर्टेंट है। यही हम फूड साइंस में सीखते हैं कि किस तरीके से फूड को आप अलग अलग तरीके से यूज करके, किसी को भी ना हमें स्टार्व नहीं करना है, मारना नहीं है। डाइट प्लान से लोग डरने नहीं चाहिए कि अरे ये डाइट प्लान ना मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या ये डाइट प्लान, ये इन्होंने तो चावल ही बंद करवा दिया, इन्होंने तो यही बंद करवा दिया। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया कि जब भी कोई डायबिटिक पेशेंट बेचारा राइस मांगे तो आप ऐसे उनके डाइट में राइस दे सकते हो कि राइस को आज बनाया, थोड़ी देर बाद नॉर्मल हुआ, फ्रिज में रख दिया, अगले दिन आपने उस राइस को दिया, तो वो उनका शुगर नहीं बढ़ाएगा, वो रेजिस्टेंस स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप उनमें पोटैटो भी ऐसे ही ऐड कर सकते हो। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पता है, इसमें बहुत सारी चीजें भी रिसर्च चल रही है। क्योंकि जब हम स्टार्च को गर्म करके ठंडा करते हैं ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर चेंज होता है और वो रेजिस्टेंस स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, जो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो इस तरीके से आप अपने खाने को रेजिस्टेंस स्टार्च में कन्वर्ट कर सकते हो। और आप उनके खाने में स्वीट पोटैटो हो गया, अपना केला, कच्चा केला हो गया, ये सब चीजें आप उनके डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट डे, यस यस, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल्स तो चेंज हो गया ना, तो आप उसको गर्म करके खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपका रेजिस्टेंस स्टार्च में वैसे, क्योंकि जब हम गर्म करते हैं तो चेंजेस आते हैं, आगे हम आगे आपको वो भी बढ़ाएंगे, चेंजेस आते हैं उसके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में, चेंजेस आते हैं, तो फिर आपको गर्म करो तो फिर वापस वैसा नहीं हो जाता है वो, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। और फोर्थ क्या है? जो केमिकली बनाया जाता है, जो भी स्टार्च है उसको हम क्रिएट करते हैं केमिकल प्रोसेस से। वो तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों नेचर मेड रेजिस्टेंस स्टार्च है और ये दोनों ह्यूमन मेड रेजिस्टेंस स्टार्च है। दो को हम खुद बना देते हैं, कुछ को मशीन से द्वारा, केमिकल्स के द्वारा बनाया जाता है, कॉर्नफ्लावर वगैरह जैसी चीजें होती हैं। और एक जो है वो नेचर हमें बनाकर देता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। रेजिस्टेंस स्टार्च उसके प्रोटेक्शन के लिए नेचर उसको पहले से ही बना के देती है। तो रेजिस्टेंस स्टार्च एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पेशेंट के डाइट प्लान में जरूर 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 इंक्लूड करना है, जिससे आपको उसके शुगर लेवल। और देखिए
जरूरी नहीं है डायबिटिक पेशेंट ही, जरूरी नहीं है। हर एक इंसान का शुगर लेवल कंट्रोल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ कुछ पेशेंट मिलेंगे उनका शुगर लेवल बिल्कुल ही नॉर्मल होगा, लेकिन उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस में जा चुकी होगी, बीमारियां होना स्टार्ट हो गई होंगी, पीसीओएस हो गया होगा, भले शुगर नॉर्मल आ रहा है। तो आपके शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो हम तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब हमारे खाने में कुछ रेजिस्टेंस स्टार्च भी होंगे। देखिए, बिरयानी अगर वो नॉनवेज की बना के रख रहे हैं तो वो जहर ही है, लेकिन ज्यादा स्टेल फूड भी अवॉइड करिए। इसीलिए हम आपको क्या कहते हैं, अगर आपको प्रीबायोटिक ही ऐड करना है तो 2 चम्मच पका हुआ राइस रात में पानी में डालकर छोड़ दीजिए। अब बहुत सारे लोग इसमें तड़का भी लगा के खाते हैं। कुछ लोग प्रीबायोटिक कैसे बनाते हैं, जो लोग डेयरी वगैरह लेते भी है, तो वो क्या करते हैं, राइस को अच्छा सा, मतलब 1 बोल राइस को क्या करते हैं, रात में पानी में डालकर छोड़ देते हैं। सुबह उसमें अच्छे खासे बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा दही ऐड कर देते हैं, और थोड़ा सा तड़का घी में आपके थोड़ा सा करी पत्ता वगैरह डालकर तड़का लगा देते हैं, तो वो एक प्रॉपर प्रोबायोटिक ब्रेकफास्ट बन जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी खाते हैं, तो वो क्या करता है, उनका शुगर नहीं बढ़ाता है। बट किसी चीज को 3-4 दिन फ्रिज में रख के खाना इज नॉट गुड, वो अच्छा तरीका नहीं है 4-5 दिन ऐसे खाना। अगर किसी को, आपको राइस में ऐसे बोलिए कि कुछ लोग राइस अपने खाने में कंपलसरी खाते हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया में राइस कंपलसरी खाते हैं। अगर ऐसा नहीं खा रहे हैं तो राइस को आप इस तरीके से दे सकते हो कि 2-4 चम्मच आपने रात में भिगो दिया पानी में, और अगले दिन उसमें से आपने वो खा लिया, तो इतना सा भी रेजिस्टेंस स्टार्च आपकी बॉडी में जा रहा है ना, तो भी आपको रिजल्ट देगा। यस 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 यस। अच्छा, संजय सर का क्वेश्चन है, जीरा राइस हैव सेम बेनिफिट्स? ओके, यस आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइस राइस होता है, कैसे भी आप पका रहे हैं, आप उसमें थोड़ा सा फैट डाल दिया आपने, यही डिफरेंस है। मैम, रात का चावल सुबह फ्राई करके खाया जाए तो सही पोहा जैसा फ्राई करते हैं? रात का चावल सुबह फ्राई करके खाया जाए? हाँ, आप सुबह लेते हैं ना, जैसे हम गर्म करके जब उसको ठंडा करते हैं ना, तो उसका रेजिस्टेंस स्टार्च वो चेंज हो जाता है, तो आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए जितना हो सके स्टेल फूड हमें अवॉइड करना। अब ये नहीं कि अच्छा और रेजिस्टेंस स्टार्च हो जाता है, चलो आज चावल बनाया 10 दिन वही खाए, इन्फेक्शन हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपने 2-3 चम्मच खाया, दैट विल बी ओके। हम बना के खाते हैं राइस। यस, कुछ कुछ एरिया में आपको पता है, सोचिए हमारा कल्चर कितना वास्ट है, कुछ कुछ एरिया में एक्चुअली चावल को ऐसा खाया जाता है, उसको रात भर चावल को छोड़ दिया जाता है और अगले दिन उस पे पानी डालकर, और वैसे लोग खाते हैं। उड़ीसा वगैरह में ये एक्चुअली बहुत फेमस चीज है ना संत जी? वहां पे उड़ीसा में एक्चुअली इस डिश को खाते हैं, ये उनका रिचुअल है, वहां पे ये खाते ही है राइस को ऐसा। इसीलिए बहुत सारी जगहों पे ये उनके हेल्थ वगैरह भी, हाँ यस, ये चीज बहुत कॉमन देखी छत्तीसगढ़ में भी। यस यस, ये बहुत सारी जगहों पे फेमस है ये सारी चीजें, राइस को ऐसे खाना। ओके, साउथ इंडिया में भी ऐसे खाते हैं, सुजाता जी कह रही है, संत जी कह रहे हैं यस मैम, वहां पे बहुत फेमस है। तो ये सारी चीजें सोचिए कितना साइंटिफिक है। हमारा जो फूड एंड न्यूट्रिशन इंडिया का है ना, बहुत साइंटिफिक है। तो इसलिए बस हमें उसके बेसिक का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमें पता होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस स्टार्च। अब हम आ रहे हैं कि बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूडिंग रेजिस्टेंस स्टार्च इन योर डाइट। अब रेजिस्टेंस स्टार्च जब डाइजेस्ट होता है, जो भी रेगुलर स्टार्च जब डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, बट बिकॉज रेजिस्टेंस स्टार्च आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होता है, इसीलिए आपका शुगर लेवल स्पाइक नहीं करता है। तो शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी में जो शुगर ऐसे बढ़ता है, तो ये क्या करता है, आपके पैनक्रियास पे प्रेशर डाल रहा है ना, पैनक्रियास बेचारा सो रहा है, अचानक से फोन आता है, इतने सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आ गए, आपका पैनक्रियास बेचारा उठता है, उसको प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए पैनक्रियास बहुत जल्दी पैनक्रियास फटीग हो जाता है, पैनक्रियास में प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए कम एज में हमें डायबिटीज हो जाता है, क्योंकि हम भर भर के ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमारे शुगर लेवल को शूट अप कर रहा है। इसीलिए अगर हम अपने खाने में कुछ रेजिस्टेंस स्टार्च इंक्लूड कर देते हैं, आप जो भी चावल खा रहे हैं अगर आप इस तरीके से खा लें, या ब्राउन राइस खा लें, या जो छिलके वाली दाल है वो आप अपने नहाने में ऐड करना स्टार्ट करें, क्योंकि जितना फाइबर उसमें जाएगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस स्टार्च उसमें जाएगा। हम क्या करते हैं, बिना छिलके वाली दाल ज्यादा पसंद करते हैं, अरहर तुअर की दाल बिना छिलके वाली दाल पसंद करते हैं, तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस स्टार्च बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। हम दाल चावल तो खा रहे हैं, लेकिन हमें इसमें चेंज क्या करना है, चावल अगर ले रहे हैं, आई नो बहुत लोगों को ब्राउन राइस नहीं पसंद होता है, तो राइस को आप थोड़ा बहुत इस तरीके से खा सकते हैं, या गेहूं खा रहे हैं तो उसका फाइबर ज्यादा अलग मत करें,
आप ज्वार और नाचनी खा रहे हैं तो वो बेटर है, या आप दाल खा रहे हैं तो कोशिश करो कि छिलके वाली दाल ज्यादा प्रेफर करो और नॉर्मल दाल अवॉइड करो, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं रह गया है, वो बॉडी फटाफट डाइजेस्ट कर लेती है। लेकिन हमें क्या करना है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस स्टार्च आपके डाइट में इंक्लूड करना है। रेजिस्टेंस स्टार्च आप कैसे इंक्लूड कर सकते हो, छिलके वाली दाल यूज करना स्टार्ट करो, ब्राउन राइस इंक्लूड करना स्टार्ट करो, क्योंकि उसका जो फाइबर है वो बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर पा रही है ना। तो आपको ज्यादा जितना रेजिस्टेंस स्टार्च होगा उतना शुगर लेवल कम स्पाइक होगा, और आप 45 तक भी आपको डायबिटीज नहीं होगा, 50 तक भी आपको डायबिटीज नहीं होगा, शायद कभी भी आपको डायबिटीज नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डाइट ही मेन रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीजें पेशेंट को देने से पहले भी आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझाओ उनको। उसके बाद ये क्या करता है, रेजिस्टेंस स्टार्च आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और गुड बैक्टीरिया जो है उनको फीड करना स्टार्ट करता है। इसके लिए जो हेल्दी बैक्टीरिया है और वो आपकी बॉडी में बहुत सारे रिजल्ट्स देते हैं, बहुत सारी चीजें। जब हम गट का टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के हिसाब से, तो जो फंक्शनल मेडिसिन के हिसाब से, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कि आपको मैं कीटोनिक डाइट भी समझाऊंगी, आपने कीटो डाइट सुना होगा, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं कीटो डाइट, वो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ फ्यूचर में। कीटो डाइट क्या होता है, क्यों कीटो डाइट हम आया था, क्यों हमें कीटो डाइट बहुत सारी चीजों में रिकमेंड नहीं करना है, वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो ये क्या करता है, आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो स्पाइक होता है उसको कंट्रोल करता है। रेजिस्टेंस स्टार्च आपके खाने में आपका शुगर लेवल ऐसे बढ़ाएगा, और जो रैपिडली डाइजेस्टिबल स्टार्च है जो फटाफट डाइजेस्ट होता है वो शुगर लेवल ऐसे बढ़ाता है। रेजिस्टेंस स्टार्च जब आप लेते हो तो आपका पेट बहुत जल्दी भर जाता है, आपका गट इंप्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल को क्यों कम करेगा, कोई बता सकता है? रेजिस्टेंस स्टार्च कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करेगा? कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करेगा रेजिस्टेंस स्टार्च? टेल मी, टेल मी, टेल मी। आप बोलोगे तो मैं आपका माइक वो कर दूंगी, आप बोल सकते हो, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे छोटे बैचेस क्यों कर रहे हैं, ताकि एक एक इंसान जो है ना वो सीखे। आप बोलोगे तो मैं अपना माइक बोलना है किसी को, स्वीपिंग का काम करता है। ओके, चलिए कोई नहीं, मैं ही बता देती हूँ। रेजिस्टेंस स्टार्च कोलेस्ट्रॉल कैसे काम करता है, फाइबर होता है फॉर क्लिनजिंग। फाइबर जो होता है इसको भी हम आगे जब हम पढ़ेंगे लिपिड्स वगैरह, तो उसमें हम लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। फाइबर एक ऐसी चीज है जो आपके गट में जाके जो कोलेस्ट्रॉल है उसको उसके साथ रिएक्ट करती है। जैसे ये आपका फाइबर हुआ, फाइबर क्या करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल के साथ जाकर एक ना टाई अप कर लेता है, और कोलेस्ट्रॉल के साथ टाई अप करने में के बाद वो आपको आपके लार्ज इंटेस्टाइन से, आपके स्टूल के थ्रू बॉडी से एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल को बाहर कर देता है। इसीलिए जब भी आप किसी पेशेंट को हाई रिच फाइबर रिच डाइट पे रखते हो तो वो उसके बॉडी का कोलेस्ट्रॉल भी कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो फाइबर उसको पकड़ लेता है और बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो जो लोग स्टैटिन जैसी मेडिसिन खाते हैं ना कोलेस्ट्रॉल कम करने की, उनको पता भी नहीं वो कितना डेंजरस काम कर रहे हैं। स्टैटिन जैसी मेडिसिन आगे चलकर कितनी सारी बीमारियां कर सकती है। इससे अच्छा है कि आप फाइबर रिच खाना स्टार्ट करो ना, बस अपने डाइट में थोड़ा सा चेंज कर दो। जो नॉर्मल दाल खा रहे हो उसके बदले छिलके वाली दाल खाओ, जो नॉर्मल राइस खा रहे हो उसके बदले आप ब्राउन राइस खाओ। ठीक है, ब्राउन राइस महंगा आता है तो हम नॉर्मल चावल को रेजिस्टेंस स्टार्च में कन्वर्ट कर लेंगे, हम वैसे खा लेंगे। सब्जियां जो हैं वो आपने खाने में ऐड कर दो, फ्रूट्स ऐड कर दो, सैलेड्स ऐड कर दो। तो ये सब चीजें जब आप उनके खाने में ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस स्टार्च बढ़ जाएगा, फाइबर इंटेक बढ़ जाएगा, फाइबर इंटेक बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के बाहर निकाल देगा। तो कितना इजी है डाइट प्लान किसी का भी बनाना। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि फाइबर जब आप इंक्लूड करते हो तो कोलेस्ट्रॉल कैसे कम होगा। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल कैसे कम होगा, उनको सनलाइट में एक्सपोज करने को बोलो, क्योंकि जब आप सनलाइट में एक्सपोज होते हो तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वही विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है। कोलेस्ट्रॉल का रॉ मटेरियल, विटामिन D3 का रॉ मटेरियल क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। तो जब आप जाते हो धूप में प्रॉपर जा रहे हो, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है बॉडी उसको यूज कर रहा है, तो आपका प्रॉपर ये सारी चीजें हो रही हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के चक्कर में मेडिसिन मत खाओ। जब भी कोई पेशेंट आता है उसके मेडिसिन चेक करो, कहीं स्टैटिन तो नहीं ले रहा है। स्टैटिन अगर ले रहा होगा तो आगे चलकर उसको सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी, उसका पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगा, जेंट्स में टेस्टोस्टेरोन कम बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? जो भी हमारे सेक्स हार्मोन्स है उनका रॉ मटेरियल क्या है, कोलेस्ट्रॉल है।
तो जब रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से बनेगा? आपका मेन जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन वो कहाँ से बनेगा? जेंट्स में टेस्टोस्टेरॉन नहीं बनेगा, लेडीज में एस्ट्रोजन नहीं बनेगा। इसीलिए कभी भी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन जो है वो बहुत डेंजरस होती है, लेकिन लोगों को नहीं पता है। जो डॉक्टर लिख कर देते हैं वो फटाफट खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो डाइट इतना इंपॉर्टेंट होता है समझना और जानना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। टॉप रेजिस्टेंस स्टार्च कौन कौन से आते हैं? जो भी आप राजमा, छोले, लोबिया, ये सारी चीजें खाते हैं। लेग्यूम्स मतलब जो भी आप दालें खाते हैं, ये सब नाम याद रखिए। जब भी हम लेग्यूम्स और बीन्स एंड लेग्यूम्स जब हम बोलेंगे, लेग्यूम्स और आपके ये सारी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद व्हाइट पोटैटो भी आता है, लेकिन ज्यादा स्वीट पोटैटो आता है। व्हाइट पोटैटो को गर्म करके ठंडा करते हो तो वो ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ओट्स, जो पूरे जो होल ओट्स आते हैं वो अच्छे होते हैं ज्यादा, जो पाउडर वाले ओट्स आते हैं वो सही नहीं होते हैं। राइस में मोस्टली ब्राउन राइस, और अगर व्हाइट राइस को करना है तो गर्म करके ठंडा कर दो। देन ग्रीन बनानास, जो ग्रीन बनानास होते हैं वो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस स्टार्च का काम करता है। उसके बाद जो हमारे रूट्स एंड ट्यूबर्स होते हैं वो भी, उसमें भी रेजिस्टेंस स्टार्च पाया जाता है। सीड्स में भी रेजिस्टेंस स्टार्च होता है, ग्रीन पीस में भी रेजिस्टेंस स्टार्च होता है। तो ये सारी चीजों में रेजिस्टेंस स्टार्च पाया जाता है। तो आई होप सबका रेजिस्टेंस स्टार्च क्या है, उसके 4 टाइप्स क्या है, और नॉर्मल खाने में रेजिस्टेंस स्टार्च को कैसे इंक्लूड करना है, ये अभी हमने सीखा। ठीक है, इतना सब कुछ सबका क्लियर है? तो अगर इनमें से कोई एग्जांपल आता है कि ग्रीन बनाना इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो आपको पता होना चाहिए रोल्ड ओट्स इज बेटर। रोल्ड ओट्स इज बेटर, जो रोल्ड ओट्स होते हैं वो बेटर होते हैं। ओके मैम, फ्रूट्स तो जल्दी डाइजेस्ट होता है, फिर भी शुगर क्यों नहीं बढ़ता? यस, क्यों नहीं बढ़ता? अभी हम आगे उसका प्रोसेस देखेंगे जब हम उसके मेटाबॉलिज्म को पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में शुगर कौन बढ़ाता है? ग्लूकोज बढ़ाता है, ग्लूकोज बढ़ाता है। और जो फ्रूट्स होते हैं उसका रीजन होता है कि फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है। तो आपकी बॉडी में जब आपने चावल दाल खा रहे हो या पास्ता खा रहे हो, राइस खा रहे हो, तो जो वो बॉडी में जा रहा है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तुरंत शुगर बढ़ा रहा है। ये चीज डायरेक्टली आपके ब्लड में जाती है। लेकिन जो फ्रक्टोज होता है, अच्छा चलो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, पेज, चलो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। आपने खाना खाया, आपका फूड खाया आपने, फूड हमारी बॉडी में गया, ये डाइजेस्ट हुआ, और डाइजेस्ट होने के बाद मैंने आपको बताया ना 3 चीजों में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये आपके सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड्स हैं। जब भी आप फ्रूट्स खाते हो, फ्रूट्स में ये होता है, फ्रक्टोज होता है। लेकिन जैसे आपने चावल खाया, दाल खाया, या सुबह सुबह कुछ लोग होते हैं ना पोहा खा रहे हैं, तो पोहा जब आप खा रहे हो तो वो क्या, डायबिटिक पेशेंट को हम बोलते हैं ना फ्रूट्स खाओ, बहुत सारे डॉक्टर्स अवॉइड करने को बोलते हैं, फ्रूट्स नहीं खाना है। तो जो ग्लूकोज होता है जब वो आपके ब्लड में जाता है, तो ग्लूकोज हमारे एक एक सेल का खाना है। तो जैसे ये ग्लूकोज आपके बॉडी में गया, अब बॉडी में भी कैसे जाता है? स्टमक है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। स्टमक है, स्टमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाने के बाद ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे आपके विलाई होते हैं। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ये आपके विलाइज है। ये विलाय जो है, यहाँ से आपका खाना डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में एक वेन के थ्रू आपके लिवर तक पहुंचता है। ये वेन का नाम क्या है? ये वेन का नाम मैंने बहुत बार पढ़ा है, कोई बता सकता है इस वेन का नाम क्या है? ये वेन किस वेन के थ्रू आपके लिवर तक पहुंचता है? ये आपका लिवर है, मैंने बहुत बार इस वेन का नाम लिया है। प्लीज कोई तो बता दो, प्लीज 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 प्लीज। इस वेन का नाम क्या है जिससे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना अब्सॉर्ब होके? वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड पोर्टल वेन। वेरी गुड इशक जी, वेरी गुड मोटे जी। ये है पोर्टल वेन आपका। पोर्टल वेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वेन होता है। ये पोर्टल वेन के थ्रू होके यहाँ पे जाता है, और जब यहाँ पे जाता है तब आपका लिवर देखता है कि ये जो लिवर है वो आपका देखता है कि उस खाने में कोई खराब चीज तो नहीं है। चलो कुछ इन्फेक्शन है, एंजाइम, कुछ ऐसी चीजें हैं जो टॉक्सिक है, एल्युमिनियम है, जो भी हैवी चीज होती है लिवर अपने पास रख लेता है। लिवर से ये खाना कहाँ भेजता है? आपके हार्ट तक भेजता है, और हार्ट क्या करता है? उसको यहाँ से आपकी एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में आपके सर्कुलेट कर देता है, और वो पूरी बॉडी में आपके चला जाता है। तो ये जो आपका ग्लूकोज है, जो यहाँ पे ग्लूकोज पहुंचा है, ये आपका शुगर आपका यहाँ पे भेज देता है। लेकिन यही चीज जो फ्रक्टोज में टूटता है,
आपने कोई फ्रूट खाया तो फ्रूट किस में टूटेगा, उसका सिंपलेस्ट क्या है, फ्रक्टोज में। ये फ्रक्टोज क्या होता है, ये आपके ब्लड में नहीं जाता है, ये आपके लिवर में जाकर स्टोर हो जाता है। तो ब्लड में जब जाएगा सीमा जी, तभी तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा ना। इसीलिए जो हमारा फ्रूट्स होता है वो डायरेक्टली हमारा शुगर लेवल नहीं बढ़ाता, ये आपके, क्योंकि ये आपका फ्रक्टोज ये हमारे सेल की रिक्वायरमेंट थोड़ी ना है, तो बॉडी इसको ज्यादा आपके ब्लड में नहीं भेजेगा। अगर वहां पे जाएगा भी तो वहां से क्या, आपके लिवर में जाकर स्टोर हो जाएगा। इसीलिए जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो वो हमारा तुरंत शुगर लेवल नहीं बढ़ाता, लेकिन वही फ्रूट्स को भी अलग तरीके से खाना होगा। आप अगर बस फ्रूट जूस खा रहे हैं तो वो शुगर लेवल आपके, इसलिए हम फ्रूट जूस रिकमेंड नहीं करते। फ्रूट्स को जब भी खाइए तो उसके फाइबर के साथ खाइए, तब जाकर आपका प्रॉपर डाइजेशन होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है जो लिवर में जाता है प्रोसेसिंग होने के लिए, लेकिन जो हम नॉर्मल फूड खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है जो तुरंत आपका शुगर लेवल जो बढ़ा देता है। इसीलिए जब आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो आपको बेनिफिट दे रहा है। ओके, ये हो गया। सो कैसे कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में रेजिस्टेंस स्टार्च को, कैसे कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। कुक राइस गरम करो ठंडा करो, पटेटो गरम करो ठंडा करो, कुछ बीन्स हैं वो भी, जैसे बीन्स आपके हो गए, लेग्यूम्स हो गए, ये सारी जो हो गए वो सब भी आपको अच्छा रेजिस्टेंस स्टार्च होता है। उसके बाद पास्ता, ये फॉरेन में बोलते हैं बट हम यहाँ पे इंडिया में पास्ता रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि पास्ता भी एक प्रोसेस फूड ही होता है। उसको आप गर्म करो ठंडा करो, वो रेजिस्टेंस स्टार्च में आपको हेल्प करता है। अब आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, वहां पे वो क्या करते हैं, दो तरीके से ओट्स बनाया जाता है। एक जो नॉर्मली लोग ओट्स खा रहे हैं, जैसे मेरे घर में मेरे पापा ही खाते हैं, वो रोज सुबह में ओट्स ही उनको पसंद है। ओट्स बहुत सारी कंडीशन में हम अवॉइड करवाते हैं, बिकॉज ओट्स में भी ग्लूटेन होता है जो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन करता है। तो कुछ लोग जिनकी बॉडी में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है, हम आगे थेराप्यूटिक्स में पढ़ेंगे, उनके में हम ओट्स भी अवॉइड कराते हैं। ओट्स कुछ लोग क्या करते हैं, तुरंत पैकेट से ओट्स निकालते हैं, उसको दूध में गर्म करते हैं, या उसको हल्का सा उसमें वेजिटेबल्स वगैरह डालकर तुरंत मसाला ओट्स बना के खाते हैं। ये ओट्स को खाने से अच्छा, ये ओट्स आपकी बॉडी में प्रॉपर अच्छे से काम नहीं करता। अगर इसी ओट्स को अगर हमें रेजिस्टेंस स्टार्च में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, रेजिस्टेंस स्टार्च में कुछ लोगों ने आपने ऐड देखा होगा कि ओट्स को रात में किसी मिल्क में या कर्ड में मिक्स करके रख देते हैं, उसमें खूब सारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह डाल देते हैं और अगले दिन उसको खाते हैं। तो ये जब आप ओट्स को ऐसे कन्वर्ट करते हो, बहुत सारे आपने रील्स भी देखे होंगे, तो ये रेजिस्टेंस स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस तरीके से आप ओट्स को रेजिस्टेंस स्टार्च में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो उसको किसी चीज में मिक्स करके रात भर आप छोड़ दो और अगले दिन ओट्स को आप खाओ, या ओट्स को हम बहुत सारे कंडीशन में अवॉइड भी करते हैं। ओट्स बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन करता है कुछ लोगों की बॉडी में। देन लेंटिल्स टू सूप, जो हमारे जो दालें हैं उसको आप रात भर भिगोइए, ओवरनाइट रखिए और अगले दिन उसको सूप के फॉर्मेट में भी आप पी सकते हो। आप मूंग और जो हमारे ये सब चीजें होती है उसको अंकुरित करके खा सकते हो, जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इसका भी एक टॉपिक है न्यूट्रिशन फूड साइंस में, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उससे भी आप कर सकते हो, सैलेड्स में डाल सकते हो। तो इन सब चीजों से हम अपने डाइट के, डेली के डाइट में हमारा हर एक मील में अगर हमने रेजिस्टेंस स्टार्च डालना स्टार्ट किया। अभी एक बेसिक चीजें देखो, बहुत सारे लोग सुबह उठ के पोहा खा रहे हैं या चपाती सब्जी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, इसमें मोस्टली रेजिस्टेंस स्टार्च नहीं ही होता है, क्योंकि पोहा भी कहीं ना कहीं प्रोसेस करके बनाया जाता है, वो भी उसमें कार्बोहाइड्रेट ही होता है ज्यादा। उसके बाद फिर आपने खाने में मूंग की दाल खाई और थोड़ा सा इसमें आपने राइस खाया और आपने नॉर्मली सब्जी खाई, इसमें भी मोस्टली आपका रेजिस्टेंस चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया, इसमें भी रेजिस्टेंस चार्ज जीरो हो गया। रात के टाइम पे फिर से आपने चपाती खाई, कुछ भी इसमें रेजिस्टेंस चार्ज नहीं हो गया और आपने ये खाया। तो अभी आप उसको अगर थोड़ा सा चेंज कर देते हो तो आपके डाइट में बहुत सारी चीजें अगर आप चेंज करते हो तो उस हिसाब से आपका जो हर एक डाइट में, अगर हम हर एक प्लेट में अगर हम रेजिस्टेंस चार्ज डालना स्टार्ट कर दें तो उससे हमें बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो सकता है। अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट है, आज की क्लास में 10-15 मिनट पहले ही छोड़ूंगी, क्योंकि आज मुझे कुछ एक जगह वो करना है, कुछ काम है। तो अभी एक टॉपिक को समझा के आज की क्लास हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। अब जो मैं आपको सिखाने के लिए जा रही हूँ ना, ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि डाइट प्लान बनाने में ये आपको बार बार यूज होगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 कैलोरीज देता है, 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरीज नॉर्मली हम बोलते हैं। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स यू 4 किलो कैलोरी, इसको किलो कैल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप याद रखिएगा बस। लेंटिल्स, एक होता है लेग्यूम्स सुजाता जी, एक होता है लेंटिल्स।
लेग्यूम्स में जो होते हैं उसमें राजमा, छोले, चना, लोबिया, ये सारी चीजें होते हैं। और लेंटल्स में हमारी दालें आती है, मसूर दाल, अरहर की दाल, तुअर की दाल, चने की दाल, ये सब हमारे लेंटल्स में आ जाते हैं। तो लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स, ये दोनों चीजें, और दोनों में रेसिस्टेंस स्टार्च होते हैं। लेकिन हम लेंटल्स को जब प्रोसेस कर देते हैं, दाल की छिलके हटा देते हैं, तो वो प्रोसेस, उसका जो रेसिस्टेंस स्टार्च होता है वो फिर उसका उतना अच्छा नहीं होता, वो रेसिस्टेंस स्टार्च उसका सपोज वो खत्म कर दिया हमने। तो अगर हम मसूर की दाल वैसे खाने की बजाय अक्खा मसूर खाना स्टार्ट कर दे तो ज्यादा बेटर है। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट ज्यादा नजर आता है। ठीक है, अब ये चीज याद रखिएगा, ये कोई भी न्यूट्रिशन का क्वेश्चन पेपर हो उसमें इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। 1 gram of carbohydrate gives you 4 kilocalories. 1 gram of protein gives you 4 kilocalories, but 1 gram of fat gives you 9 kilocalories. ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप रोटी दाल चावल सब्जी खाते हैं, जब हम किसी का आगे चलकर हम कैलोरी काउंट करेंगे ना, कि ये पर्सन है, इसका हाइट ये है, इसका वेट ये है, इसका आइडल वेट इतना होना चाहिए, ओके, इसके हिसाब से इसको 1200 किलो कैलोरी चाहिए, तो इतना किलो कैलोरी चाहिए, तो उसमें हमें अगर 1200 किलो कैलोरी है तो हमें देखना है कि 60% जो खाना है वो उसके कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। तो कितने ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट देंगे ताकि उसका हमें सपोज करो 400 किलो कैलोरीज हमें उसके डाइट से आना चाहिए, तो कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट जाना चाहिए, सब कैलकुलेशन करना पड़ता है डाइटेटिक्स में। इसलिए आपको मैं बोल रही हूँ, इसका बेसिक याद रख लो, ये अपने दिमाग में फिट करवा लो एज अ डाइटिशियन, कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज देता है, किलो कैलोरीज देता है। प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरीज देता है। लेकिन वही जब आप घी खाते हैं, तेल खाते हैं, फैट खाते हैं, तो 1 ग्राम आपको 9 किलो कैलोरीज देता है। और मिनरल्स, वाइटामिन एंड वाटर में कोई कैलोरी नहीं होती है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा के लिए याद रखना है। अब कैलोरी क्या है? कैलोरी एक ऐसी चीज है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि कोई खाना हमें कितनी एनर्जी दे रहा है। अगर मैंने 2 चपाती खाई तो 2 चपाती में कितनी कैलोरी होगी, तो वो 2 चपाती मुझे कितनी एनर्जी देती है, उसको हम कैलोरी बोलते हैं। तो कैलोरी क्या है? जो एनर्जी है, एवरी ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर और स्टार्च, कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लो, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइज होता है तो आपको 4 कैलोरी किलो कैलोरी देता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे डाइट का 60% जो खाना है वो क्या है? दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो आपको ये पॉइंट आपके दिमाग में आपको बैठा लेना है कि कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी देता है 1 ग्राम, प्रोटीन 1 ग्राम आपको 4 किलो कैलोरी देता है, बट फैट 9 किलो कैलोरी देता है। इतना सबको याद हो गया? ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। यस यस, वो भी है। ओके, इतना यार ये रट लो, आगे चल के डाइट बनाने में यूजफुल होगा। ठीक है, ओके। अब एक टॉपिक है, एक टर्म है, ये टर्म को ध्यान से समझिएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट के बेनिफिट्स क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट किस किस चीजों में काम करता है, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट पहला फंक्शन है कि आपको सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहा है, आपकी बॉडी में एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे कुछ लोग होते हैं ना लो कार्ब्स डाइट पे जाते हैं, कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पे हमें लो कार्ब डाइट देना बहुत जरूरी होता है। वो भी आगे मैं आपको सिखाऊंगी जब हम डाइट प्लान सीखेंगे ना, जब थेराप्यूटिक डाइट प्लान सीखेंगे, कि अगर कोई बच्चा है जो एडीएचडी का है, बहुत हाइपर एक्टिव है, दिमाग बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है उसका, उछल कूद कर रहा है, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, एडीएचडी, मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया भी है, एडीएचडी वाले जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए कीटो डाइट बनाया गया था। कीटो डाइट बेसिकली उनके लिए बनाया गया था, उनको हाई कार्बोहाइड्रेट रिच अगर आप डाइट दोगे, कोई बच्चा है वो बहुत ज्यादा एडीएचडी का बच्चा है, बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्ला चिल्ला की बात कर रहा है, एक्टिव है, कुछ भी शांत नहीं बैठ रहा है, अगर आप उसको ऐसा खाना दे रहे हो जिसमें बस सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, वो पिज्जा बर्गर खा रहा है, उसकी कंडीशन वर्स होते जाएगी, वर्स होते जाएगी। ओके ओके, ओके मनमोहन जी। तो उस कंडीशन में उसकी उसका जो कंडीशन है ना वो और वर्स होता जाएगा। तो वही लेडीज को समझाना है कि अगर आपके बच्चे को एडीएचडी है तो उसके खाने में सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं डालना है, उसके खाने में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन देना होता है। वो मैं आपको कीटो डाइट समझाऊंगी जब हम उस पर आएंगे। तो ऐसे कुछ बच्चे, और ऐसे कुछ बच्चे जिनको बहुत ज्यादा एपिलेप्सी के झटके आ रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग को हमें शांत रखना है। और हमारे दिमाग का सबसे ज्यादा खाना क्या है, उनका उसको क्या चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो हमें उसको लिमिट में कार्बोहाइड्रेट हमें उसको देना है, खासकर उसको हमें खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देना है। तो वो सब डाइट प्लान हम बनाना जब सीखेंगे तो उसमें हम ये सीखेंगे कि कौन से कंडीशन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट देना है, वो हम डाइट प्लान में सीखेंगे।
तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, और कुछ कंडीशन में हमें एनर्जी कम रखनी है। वो तो एडीएचडी का बच्चा है ना, उसके में तो ऑलरेडी एनर्जी भर भर के, आप अगर उसको पिज्जा बर्गर खाने के लिए दे रहे हो, उसको कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट दे दिया, भर भर के उसका दिमाग एक्टिव होगा, और जितना ही एक्टिव होगा उतना ज्यादा बच्चे की कंडीशन वर्स होती जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट होता है डाइट प्लान बनाना। देन एक एक्शन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन स्पैरिंग एक्शन। प्रोटीन स्पैरिंग एक्शन क्या हुआ, अब प्रोटीन का जब वर्ड आता है तो हमारी बॉडी में सबसे पहली चीज क्या आती है, बॉडी बिल्डिंग, आपके मसल्स को बनाने का काम करता है। प्रोटीन हमारे बाल को अच्छा करने में मदद करता है। प्रोटीन हमारे हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत सारे वाइटल फंक्शन, मतलब इंपॉर्टेंट काम करता है। अब जैसे घर का कोई पर्सन है, एक घर में हस्बैंड है जो वर्क करता है और एक वाइफ है जो हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ का काम अपना अलग है और हस्बैंड का काम अलग है। अगर हस्बैंड को बोल दिया जाए कि घर का सारा काम भी आपको करना है और बाहर का भी काम आपको करना है, तो घर का काम करते करते क्या होगा, वो बाहर के काम पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो आप ये समझ लो कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपकी घर की वाइफ है, और जो आपका प्रोटीन है ना वो घर का हस्बैंड है। इस बेचारे को बाहर जाके काम करना है, और जो वाइफ है इसको घर संभालना है। घर संभालना भी आसान काम नहीं होता, घर संभालना भी बहुत बड़ा काम होता है। अब इसने क्या बोला कि मैं अभी काम नहीं करूंगी, तो इसको बेचारे को घर का काम भी करना पड़ जाएगा। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, आपको एनर्जी देना। लेकिन अगर आप किसी पेशेंट को, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बस हाई रिच डाइट खा रहे हैं, बस प्रोटीन रिच डाइट खा रहे हैं, वो लो कार्ब डाइट पे चले गए, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं ले रहे, तो जब आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट तो हमें एनर्जी के लिए चाहिए ना, हमें और काम के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इसलिए तो कार्बोहाइड्रेट को 60% आपके डाइट का बोला जाता है। तो बॉडी में जो भी आप प्रोटीन ले रहे हो, तो जो वाइटल फंक्शन होता है, अब ये प्रोटीन क्या कर रहा है, बाहर का काम करने के बजाय ये घर के काम करने में लग जाएगा। ये प्रोटीन आपको एनर्जी देने में लग जाएगा, तो जो इंपॉर्टेंट काम हमारी बॉडी के है ना वो रह जाएंगे। तो हमें एनर्जी दो चीजें देती है, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट में आता है कार्ब्स एंड फैट्स एंड प्रोटीन, और माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है विटामिन, मिनरल्स। ये सारी चीजें माइक्रो न्यूट्रिएंट में आती है। माइक्रो मतलब छोटे क्वांटिटी में जरूरत होती है, और मैक्रो मतलब बड़े क्वांटिटी में जरूरत होती है। प्लेट में चावल अच्छे से होता है, दाल अच्छे से होता है, 2 चम्मच घी भी होता है, और खाने में ऑयल भी भर भर के होता है, लेकिन सब्जियां थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है, फ्रूट्स हम थोड़े थोड़े खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं, विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी में थोड़े से मात्रा में जरूरी चाहिए होता है, लेकिन ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो इसमें अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है ये आपकी बॉडी में एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट आपकी बॉडी में एनर्जी देता है। जब आप अपने खाने में प्रॉपर कॉम्बिनेशन में कार्बोहाइड्रेट और फैट भी लेते हो, तो जो प्रोटीन है उसका काम क्या है, आपके टिश्यूज को बढ़ाना, आपके ब्लड को अच्छा रखना, आपके बालों को अच्छा रखना, आपकी आईसाइट को अच्छा रखना। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो ये प्रोटीन का काम है। जब कार्बोहाइड्रेट और फैट आपकी बॉडी में प्रॉपर जाएगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट आपकी बॉडी में है, तो बॉडी को तो एनर्जी हर चीज के लिए चाहिए। तो ये अपना जब काम करेंगे तभी तो प्रोटीन अपना काम कर पाएगा। इस चीज को हम प्रोटीन स्पैरिंग एक्शन कहते हैं। जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट अपना काम कर रहे हैं और वो उतनी मात्रा में जा रहे हैं जितना उनको जाना चाहिए, तभी प्रोटीन आपकी इंपॉर्टेंट काम जो है, आपके टिश्यू को बढ़ाना, आपके मसल्स को स्ट्रांग रखना, आपकी आइज को अच्छा रखना, ये सब काम आपकी बॉडी में करता है। तो इसको हम प्रोटीन स्पैरिंग एक्शन कहते हैं। तो यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन स्पैरिंग एक्शन। तो आपको ये चीज याद हुई, प्रोटीन स्पैरिंग एक्शन क्या है, अमाइनो एसिड्स। या प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। संदीप जी, प्रोटीन हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स है। जब भी आगे हम जब प्रोटीन का डाइजेशन देखेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से प्रोटीन जो है जब वो टूटता है तो अमाइनो एसिड्स में डिवाइड होता है। तो प्रोटीन, अच्छा ओके सचिन, प्रोटीन स्पैरिंग एक्शन मतलब प्रोटीन को छोड़ना, स्पेयर करना उसको। कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ऐसा न्यूट्रिएंट जो ज्यादा मात्रा में बॉडी को चाहिए होता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, लेकिन प्रोटीन एनर्जी तो देता है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे काम है। घर का जो हस्बैंड है उसको चाय बनाना, खाना बनाना तो आता है, लेकिन उसका और भी जरूरी काम है क्या, बाहर जाकर पैसा कमाना, बाहर जाकर काम करना। अगर हम घर के हस्बैंड को बोलेंगे कि नहीं आपको घर का चाय भी बनाना है, खाना भी बनाना है, जो काम ऑलरेडी घर की वाइफ कर सकती थी,
अगर वो काम नहीं कर रही है तो घर के हस्बैंड को ये सारा भी काम करना पड़ेगा, तो बाहर का इंपॉर्टेंट काम रह जाएगा। सेम चीज बॉडी में हो रही है। कार्बोहाइड्रेट और फैट का काम है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। अगर हम अपने डाइट में बहुत ही हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट अगर हमारी बॉडी में नहीं रहेगा तो हमारी, देखिए एनर्जी ये तीनों देता है। आगे जब इसका मेटाबॉलिज्म देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, एनर्जी ये तीनों देता है, लेकिन ज्यादा जो एनर्जी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है वो कार्बोहाइड्रेट से होता है। तो अगर हम अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, सुबह अंडा खा रहे हैं, 8-10 अंडा खा रहे हैं, दोपहर में बस चिकन ब्रेस्ट ले रहे हैं, रात में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका डाइट प्लान हम देखते हैं, वो अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले ही नहीं रहे हैं, खासकर नॉनवेज ज्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं। तो उससे क्या होता है, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो प्रोटीन, बॉडी क्या करता है, प्रोटीन को बोलता है भाई एक काम कर, तो ये जरूरी काम अभी छोड़ दे, तो पहले बॉडी को एनर्जी दे दे। तो जो काम कार्बोहाइड्रेट और फैट का था, जब वो काम आपका प्रोटीन करने लगेगा, तो प्रोटीन के जो जरूरी काम है आपके बॉडी में ब्लड हीमोग्लोबिन बनाना, आपके मसल्स को अच्छा रखना, बहुत सारी प्रोटीन से हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे काम प्रोटीन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट सॉरी प्रोटीन स्पैरिंग एक्शन ये होता है जब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है, जब हमारी बॉडी में वो पर्याप्त मात्रा में नहीं जा पा रहा, रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं जा पा रहा, तो जो काम उसका था वो प्रोटीन करना स्टार्ट कर रहा है। और जब हम अपने खाने में अच्छी खासी कार्बोहाइड्रेट और फैट जितना रिक्वायर्ड है वो हम उसको दे रहे होते हैं, तो प्रोटीन बोलता है कि ठीक है चलो वो वाला काम रह गया। एग्जाम्पल, मैंने अपने घर में 4 मेड को रखा है, एक मेड झाड़ू करती है, एक मेड डस्टिंग करती है, एक मेड खाना बनाती है, और एक मेड को छोटे मोटे काम के लिए रखा हुआ है। अब जिसका जो काम है वो कर रहा है। जिस दिन मेरी झाड़ू वाली मेड नहीं आती तो मैं डस्टिंग वाली को बोलती है आप एक काम करो ना दीदी, आज आप उसका काम कर लो। तो उसका काम, अगर वो झाड़ू पोछे, डस्टिंग वाली मेड अगर झाड़ू पोछा का काम करेगी तो डस्टिंग रह जाएगा। सेम चीज है, कार्बोहाइड्रेट का काम है एनर्जी देना। अगर कार्बोहाइड्रेट हम बॉडी में कम ले रहे हैं तो प्रोटीन क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का काम करना स्टार्ट करेगा, तो प्रोटीन के जरूरी काम तो रह जाएंगे ना। तो इसीलिए प्रोटीन स्पारिंग एक्शन होता है जब हम अपनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट और फैट दे रहे हैं, तो और जो प्रोटीन का काम प्रोटीन करे, कार्बोहाइड्रेट और फैट का काम ये करे। अभी समझ में आया इशक जी? प्रोटीन स्पारिंग एक्शन क्या हुआ, जिसका काम है वो अपना काम करते रहेगा, तो सब अपना अपना काम करते रहेंगे। बस इशक जी को समझ में आया और किसी को नहीं समझ में आया? ये आगे चल के आपको डाइट प्लान बनाने में, जो भी अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ना, ये सब डाइट प्लान बनाने में हेल्प करेगा। और ये सब पार्ट है आपके डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा का पार्ट है, इसलिए मुझे ये सब पढ़ाना जरूरी है। ओके ओके राहुल जी, चलो। आज मैंने सोचा था आज एक्चुअली 9:30 तक ही क्लास लेनी थी, बट एक टॉपिक रह गया तो वो मैं कंप्लीट कर देती हूँ। उसके बाद जो स्लाइड यहाँ पे कैसे आ गई, ओके। अब जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है ना, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसका एक पार्ट होता है। अब ओके सुजाता जी, अब जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो आप 2 तरीके के नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन होता है, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। और एक होता है पेरिफेरल, जो आपके आसपास की, यहाँ की जो पूरे आपकी पेरिफेरी के जो नर्व्स होते हैं, हाथ पैर के ये सब के, उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, जो आपका ब्रेन है, ब्रेन अगर सोचो ब्रेन डेड हो गया तो इंसान डेड हो जाएगा। ब्रेन को एक्टिव होने के लिए सबसे ज्यादा जो चीज की जरूरत है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज उसको चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो बहुत हाई प्रोटीन डाइट पे रहते हैं ना, बहुत सारे लोग जो कीटो डाइट पे रहते हैं, लोगों को लगता है कीटो डाइट जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब बहुत सारे लोग जो कीटो डाइट पे रहते हैं ना, उनको आगे चल के ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्योंकि कीटो डाइट आप ले रहे हो, आगे बॉडी में ग्लूकोज, आप हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकते हो, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो कहीं ना कहीं कम होता है, और ऐसे डैमेज आपके ब्रेन में होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, आप उसको वापस रिवर्स भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं खाना हमेशा बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा कीटो डाइट पे चले गए। और बहुत सारे लोग, हमारी कंपनी के ही सीईओ है जो उन्होंने कुछ दिन तक कीटो डाइट फॉलो किया था और उनका बहुत अच्छा खासा वेट लॉस हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से उनका वेट गेन हो गया। तो कीटो डाइट जो एक ऐसी चीज है ना, कीटो डाइट बहुत डेंजरस हो जाता है, इसलिए कीटो डाइट मेडिकल कंडीशंस में यूज किया गया था, उनके लिए बनाया गया था। ऐसे बच्चे जो एडीएचडी के हैं, ऐसे बच्चे जिनको एपिलेप्सी के झटके आते हैं, उनके लिए कीटो डाइट बनाया गया था, जब हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इसीलिए हमारे ब्रेन के लिए भी जो ग्लूकोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रेन के लिए भी ग्लूकोज बहुत ज्यादा है। ये ट्रेंड बना दिया है, वेट लॉस का मतलब कीटो डाइट।
आप उसी डाइट को चेंज करो ना, उसको कार्बोहाइड्रेट डालो लेकिन वो रेसिस्टेंट स्टार्च के फॉर्म में डाल दो, तो आप कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हो, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी जा रहा है, प्रोटीन भी जा रहा है। तो डाइट में उसी तरीके से हमें चेंज करना है कि बस हम प्रोटीन रिच जब डाइट देते हैं ना, कीटो डाइट के बहुत साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और क्या करता है, हमारे दिमाग को, ब्रेन को ग्लूकोज सप्लाई करता है, और ज्यादा अगर हम कीटो डाइट फॉलो करेंगे या ऐसी चीजें फॉलो करेंगे तो हमारी बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकती है और ब्रेन डैमेज हो सकता है, जो बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे सकता है। उसके बाद हमारे हार्ट मसल्स के लिए भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये चीज मैंने आपको बहुत बार समझाई है, आपके खाने में से जब खाना डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज जब आपके ब्लड शुगर में जाता है, और जो दो सिंपल और है ना, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये आपके डायरेक्टली आपके ब्लड में नहीं जाते, ये लिवर में जाते हैं और वहां पे स्टोर होते हैं। तो ग्लूकोज क्या होता है, आपके ब्लड में जाता है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। अब ग्लूकोज आपके ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद सबसे पहला क्या हुआ, ग्लूकोज आपके सेल्स तक जाना है, क्योंकि सेल्स को खाना चाहिए। तो जैसे ही आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा, ये शुगर का लेवल बढ़ा, आपके पैंक्रियास को फोन गया, पैंक्रियास ने क्या किया, इंसुलिन बनाया, और इंसुलिन क्या करता है, इस दरवाजे को खोलता है, शुगर आपके अंदर चला जाता है। अब जो बच जाता है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, अब जो शुगर बच गया वो शुगर कहाँ जाता है, आपके लिवर में। इतना तो हमने सीख लिया। लेकिन लिवर में जाता है तो वो ग्लूकोज बनकर नहीं जमा होता है, वो वहां पे ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लिवर अपने अंदर कुछ स्टोर्स रखता है, ऐसे कुछ स्टोर्स होते हैं, उसमें ये शुगर जाकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ग्लूकोज जो आपके ब्लड में है, ये जाकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन का मेकिंग हो रहा है, तो इसको हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, मैं आपको सबके नोट्स दूंगी, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है। जेनेसिस का मतलब होता है बनना, और क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन बन रहा है। तो जब आपका बॉडी में जो एक्सेस शुगर होता है वो जाकर कहाँ जम जाता है, आपके लिवर में, और लिवर में इसका कन्वर्जन होता है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ग्लाइकोजेनेसिस, विच प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, जेनेसिस मतलब बनना। अब आपके बॉडी में, आपका लिवर में ग्लूकोज जमा हो गया है। अब आपने 4-5 घंटे खाना नहीं खाया, अब आपको बॉडी को एनर्जी चाहिए, आपके ब्लड में शुगर लेवल ड्रॉप कर रहा है। तो शुगर लेवल जब आपकी बॉडी में ड्रॉप करेगा तो क्या होगा, हमें तो शुगर चाहिए ना। तो ये शुगर आपकी बॉडी ने कहा, लिवर में जमा करके रखा था। अब लिवर क्या करेगा, आपकी बॉडी में पैंक्रियास, पैंक्रियास पहले क्या कर रहा था, इंसुलिन बना रहा था। अभी इंसुलिन कब बना रहा था, जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रहा था, तब पैंक्रियास इंसुलिन बना रहा था। अभी शुगर लेवल कम हो रहा है पैंक्रियास में, तब पैंक्रियास कौन सा हार्मोन बनाएगा, ग्लूकागॉन बनाएगा, ग्लूकागॉन बनाएगा। और ग्लूकागॉन क्या करता है, यहां पे समझिए, आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा, पैंक्रियास ने क्या बनाया, इंसुलिन बनाया। इंसुलिन बना के क्या किया, सबसे पहले आपका जो सेल था उसके अंदर ग्लूकोज को भर दिया, उसके बाद जो एक्सेस शुगर थे वो आपके लिवर में गए, और ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ, और इस प्रोसेस को हम कह देते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है। अब आपके ब्लड में शुगर लेवल कम हुआ, पैनक्रियाज ने अब बनाया ग्लूकागॉन। ये हार्मोन्स के नाम याद रखिएगा, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है, लिवर में जो ग्लाइकोजन जमा है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का टूटना। ये सब आपको मैं नोट्स में लिखूंगी, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ये सब आपको मैं दूंगी। तो ये प्रोसेस क्या, ग्लाइकोजन जब टूटता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद फिर से ये आपके ब्लड में जाएगा, ब्लड का शुगर लेवल बढ़ाएगा और बॉडी आपका प्रोसेस कर पाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब क्या होता है, तीसरी चीज, जो एक्सेस बन जाता है वो जाकर आपके फैट सेल्स में जमा हो जाता है। और ग्लाइकोजन दो जगह पे स्टोर होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब जब आपकी बॉडी में जब एक्सेस शुगर है तो वो लिवर में तो स्टोर हो रहा है ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में, लेकिन वो आपके मसल्स में भी जाके आपका ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर हो रहा है। तो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में हमारे मसल सेल्स और लिवर में स्टोर होता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो हमारा जो हार्ट मसल्स है वो क्या है, मसल्स है,
उसको एनर्जी चाहिए ना, उसको अगर आपने 10 दिन खाना नहीं खाया, ये सॉरी 10 दिन बोल रही हूँ, आपने 2 दिन खाना नहीं खाया, हार्ट के मसल्स को तो एनर्जी चाहिए ना, क्योंकि हार्ट को तो बीट करते रहना है ना, हार्ट को तो एनर्जी चाहिए 24 घंटे काम करने के लिए। तो हार्ट को बीट करने के लिए वो मसल है, इसीलिए आपका बॉडी जो है वो मसल्स में आपका जो शुगर है वो जमा करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, कि अगर आपने 2 दिन खाना भी नहीं खाया ना तो भी आपकी बॉडी सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि आपके मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, आपके लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर्ड है। और अगर सपोज करिए आपने 4 दिन खाना नहीं मिला आपको, तो इंसान मर जाएगा? तब भी नहीं मरेगा। क्यों? आपके किचन का खाना खत्म हो गया है लेकिन फ्रीजर में खाना पड़ा है, आपके फैट सेल्स को बॉडी तोड़ना स्टार्ट करेगा, और जब फैट सेल्स को तोड़ना स्टार्ट करेगा तो वेट लॉस में होना स्टार्ट हो जाता है, वेट लॉस कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसको भी हम आगे बहुत डिटेल में समझेंगे, अभी आपको मैं बेसिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आप सबका क्लियर होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? यस पूजा जी, बहुत सारे। क्यों? कीटो डाइट जो होता है ना, कीटो डाइट आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज बनाते हैं विच इज हाईली एसिडिक। जब हम कीटो डाइट को पढ़ेंगे ना, 3 तरीके के कीटो बॉडीज आपकी बॉडी में बनते हैं, जो बहुत बड़ा रीजन होता है इसका। क्यों? क्योंकि हमें जो ग्लाइकोजन है वो हमें किससे मिल रहा है? बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है। आप जब प्रोटीन ले रहे हो ना तो प्रॉपर हमारे हार्ट मसल्स में जो उसको सप्लाई करने वाली एनर्जी है ना, हम वही प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। इसीलिए आपने सही बोला, हार्ट अटैक बहुत ज्यादा होते हैं जब पेशेंट कीटो डाइट पे रहते हैं, क्योंकि हार्ट मसल्स को ग्लाइकोजन चाहिए ना, मसल्स को तो ग्लाइकोजन चाहिए, तभी तो बेचारा सर्वाइव करेगा। आप अगर 10 घंटे आपने फास्टिंग कर ली, 15 घंटे फास्टिंग कर ली, तो आपके हार्ट मसल्स को तो चाहिए ना, तो इसीलिए हार्ट मसल्स में अगर ग्लाइकोजन रहेगा तो आपके हार्ट मसल्स तो 24 घंटे एक्ट कर रहे हैं, वो तो नहीं रुक रहे। जब से आप पैदा हुए तब से आपके हार्ट मसल्स रुक रहे हैं। इसीलिए फैशन पे नहीं जाना है हमें, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि किसी पेशेंट को किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट में हमें पॉली कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उसकी डाइट में डाल के हमें रिजल्ट लेना है। यस नेहा जी, फैशन बन गया है कीटो डाइट। कीटो डाइट जब आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी ना, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप लोगों को प्रॉपर समझा पाओगे। बट कुछ केसेस में कीटो डाइट बहुत यूजफुल होते हैं। ये कीटो डाइट पेशेंट्स के लिए बनाए गए थे, लोगों ने फैशन बना लिया। ऐसा नहीं कि कीटो डाइट खराब है, कुछ कंडीशन में कीटो डाइट बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो कुछ दिन आप पेशेंट को कीटो डाइट पे रख सकते हो, उसके बाद आप उनको नॉर्मल डाइट पे ले आओ, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। कीटो डाइट पे कभी कभी रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि कुछ कंडीशन में कीटो डाइट बहुत यूजफुल होते हैं। इतना समझ में आया? आज मैंने एक ही घंटा लेने का सोचा था, क्योंकि आज कुछ चीजें थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने आज ज्यादा स्लाइड्स भी नहीं डाले थे। Okay. अब तीसरा जो कन्वर्जन ऑफ फैट, ये अभी मैंने आपको समझा दिया। अभी तक जितना समझ में आया उतना समझ में आया ना? अभी ना आपका मैं थोड़ा सा ब्रश अप कर रही हूँ, अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आगे चल के जब आपको चीजें आएंगी ना, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। ओके ओके ओके, जो भी नहीं समझ में आ रहा ना, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली नहीं बता रही, मैं पूछ रही हूँ बीच बीच में। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ये 2 टर्म्स है नेहा जी, ठीक है? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। हमारी बॉडी में जब एक्सेस ग्लूकोज को बॉडी, लिवर और मसल्स में कोई भी चीज समझ में ना आए ना, 2 बार पूछो, 5 बार पूछो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? वॉइस ब्रेक हो रही है? ओके, सब लोग रिप्लाई कर दो। ओके नेहा जी, एक बार डियर अपना चेक कर लो नेटवर्क। ओके, जब भी ग्लूकोज को बॉडी लिवर में स्टोर करता है तो ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में स्टोर करता है। तो जब ये ग्लूकोज का कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है, जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, उसको हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। अब वही जब ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में, जब हमारे मसल्स और लिवर में, जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो जब उसमें कन्वर्ट करता है तो उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, मतलब ग्लाइकोजन का टूटना। आगे चलकर एक और प्रोसेस आएगा जिसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलेंगे, ये आगे मैं आपको समझाऊंगी ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। तो ये सब आपके के टर्म्स ना पता करते जाओ, याद रखते जाओ, क्योंकि एज अ साइंटिफिक, एज अ डाइटिशियन आपको ये सारे वर्ड्स पता होने चाहिए, क्योंकि ये पीजी डिप्लोमा के एग्जाम में भी आ सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैंने उनका भी सिलेबस लिया हुआ है और उसके हिसाब से मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा रही हूँ।
तो ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी सबका ये क्लियर हुआ ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है और ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। लाइसिस मतलब तोड़ना, जेनेसिस मतलब बनना। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना। ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है बॉडी में स्टोर करने के लिए तो उसको हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। और जब ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज में टूटता है तो उसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ये सब समझ में आया? सबका क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये समझ में आया? गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी बता दो। ओके, सुषमा जी को समझ में आ गया और किसी को नहीं आया? ओके, सीमा जी को भी आ गया। अरे वाह, सुजाता जी को भी आ गया, सुमित जी को भी आ गया। ओके, अब देखो इसी में दो चीजें और सीख लो। अब जो आपका ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी में फैट में भी तो आगे जाएगा। जो आपका फैट में कन्वर्जन मैंने बताया कि पहले बॉडी में जितना आपका होटल का खाना आप खाओगे फिर फ्रिज में रखोगे फिर फ्रीजर में डालोगे। तो जो आपका खाना था इंसुलिन शुगर में गया, ग्लूकोज सेल्स में गया। दूसरा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वो आपकी बॉडी में लिवर और मसल्स में जमा हो गया। और उससे भी ज्यादा जो आपकी बॉडी में शुगर था वो फैट में जाएगा। तो फैट जो होता है जब भी आपका ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लाइपोजेनेसिस बोलते हैं। लाइपोजेनेसिस। लाइपो मतलब लिपिड्स, फैट को हम लिपिड्स से भी बोलते हैं। आगे जब हम फैट बोलेंगे तो उसमें हम फैट नहीं लिपिड्स बोलेंगे, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड्स बोलते हैं। तो फैट को लिपिड्स में बोलते हैं। तो आपका ग्लूकोज अभी जो फ्रीजर में स्टोर हो रहा है तो फैट के फॉर्म में होगा। तो उसको जो प्रोसेस होता है उसको हम लाइपोजेनेसिस बोलते हैं। और वही फैट जब टूटता है वापस आपके ग्लूकोज में तो उसको हम लाइपोलाइसिस बोल देंगे। सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो लाइपोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस, ये चार टर्म्स आपको समझ में आ गए, बहुत इजी है। लाइपो मतलब लिपिड्स का बनना, लिपिड्स का टूटना। तो लिपिड्स जब बनेगा तो ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिपिड जब टूटेगा तो फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बनेगा तो ग्लाइकोजेनेसिस बोलेंगे। जब ग्लाइकोजन से उसमें आएगा, टंग ट्विस्टर लेकिन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए मैं कुछ अभी पढ़ के देख के तो नहीं पढ़ा रही हूँ, ये सब चीजें सिंपल थी, दिमाग में बैठ गई एक बार तो हमेशा के लिए बैठ गई। तो इस तरीके से तो कोई भी चीज रट्टाफिकेशन मत करो, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट समझो कि क्या ये चीज है। तो ये चार टर्म्स आपको पता हो। लाइसिस मतलब तोड़ना, लिपिड लाइपोलाइसिस मतलब लिपिड का टूटना, लाइपोजेनेसिस मतलब लिपिड का बनना, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना। सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ओवर तो नहीं जा रहा ना? ओवर तो नहीं जा रहा? ओवर जा रहा? पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना डाइटिशियन बन जाओगे, पढ़ना तो पड़ेगा भाई साहब। नहीं सुमित जी, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, एकदम मत स्ट्रेस लो। बहुत याद करना है, कुछ भी याद करने की रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। देखो मैं एक चीज बताती हूँ, जब कोई पेशेंट आता है ना तो वो आपसे, आप उसको ना तो लाइपोजेनेसिस सिखाते हो ना लाइपोलाइसिस सिखाते हो। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वही चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी ना सारे के सारे आपको प्रैक्टिकल चीजें पढ़ाने वाली हूँ जो एक्चुअली आप अपने डाइट में यूज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जिसका हमको यूज नहीं होता है। तो बट ये सब सिंपल टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, सिंपल चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, कोई भी ज्यादा याद नहीं करना है। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट का एक लास्ट फंक्शन देखिए, आज का क्लास हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, इसलिए मैं छोटा छोटा टॉपिक ले रही हूँ। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब एक चीज होती है जिसको हम आगे मैं थोड़ा सा और डिटेल में बनाऊंगी, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, SACF, ये याद रखिएगा। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स क्या होता है? जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो जब वो हमारे, ये बहुत सारी बीमारियों में ये चीज काम करती है। अभी तो कुछ ऐसे न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स है जिसमें बस यही शॉर्ट चेन फैटी एसिड ही होता है। क्या होता है? जैसे हम रेजिस्टेंस स्टार्च लेते हैं, रेजिस्टेंस स्टार्च हमारी बॉडी में जाता है और जो हमारे गट बैक्टीरिया है, अगर हेल्दी गट बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होते हैं तो वो रेजिस्टेंस स्टार्च को वो कन्वर्ट करते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में, जो बहुत सारी बीमारियों में हेल्प करता है, बहुत सारी डीजेनरेटिव बीमारियों में हेल्प करता है। तो सिंपल है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, वो सिंपल सा ये एक टर्म है कि जो भी हम खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, हम कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस देख रहे हैं। तो पहला एक फंक्शन ये भी है कि जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं
वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ये भी आगे टर्म आने वाला है कि किस तरीके से शॉर्ट चेन फैटी एसिड अगर आपकी बॉडी बना रही है तो आपको डायबिटिक पेशेंट में हेल्प मिलेगा, कैंसर पेशेंट में हेल्प मिलेगा, जिनको भी आईबीएस और आईबीडी की प्रॉब्लम है उनमें हेल्प मिलेगा। जितना ज्यादा आपके गट बैक्टीरियाज एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी में जो रिकवरी है वो और फास्ट होगी। तो इससे ज्यादा मैंने आज नहीं डाला, इतना ही डाला है। कन्वर्जन ऑफ फैट, फैट में कन्वर्ट होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। आपके हार्ट के मसल्स को कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए जब हम कीटो डाइट पर जाते हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। आपके नर्वस सिस्टम को, आपके दिमाग को एक्टिव रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और प्रोटीन अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पाए इसके लिए भी हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है, 4 किलो कैलोरी आपको देता है। हमने रेजिस्टेंस स्टार्च के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद हमारा बेनिफिट्स ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्च क्या है, उसको हम किस तरीके से अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, कितने तरीके के रेजिस्टेंस स्टार्च होते हैं। तो आज मैंने बहुत ही सिंपल टर्म्स लिखा है। अब मुझे बताइए अगला जो टॉपिक है वो हम एनाटॉमी से स्टार्ट करें। एनाटॉमी से स्टार्ट करें, हम सेल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। सेल क्या होता है, सेल में किस तरीके से डिवीजन होता है, एक बच्चा कैसे पैदा होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद हम एक एक सिस्टम को पढ़ेंगे। पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक एक बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आगे के जो कुछ लेक्चर्स है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर सारा एनाटॉमी, हम बस एनाटॉमी नहीं, हम फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे। एनाटॉमी का मतलब होता है ऑर्गन्स कहाँ कहाँ है, फिजियोलॉजी का मतलब वो ऑर्गन्स काम कैसे करते हैं। तो पहले हम प्रॉपर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपना जो ये सारी चीजें उस पे हम आते हैं। तो पहला हम इसको थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। तो शफल में क्या होगा, पहले हम ये टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद हम ये टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फूड साइंस और ये कन्वर्ट करवा दूंगी, उसके बाद मैं फंक्शनल मेडिसिन करवा दूंगी, उसके बाद मैं आपको डाइट प्लान बनाना सिखाती हूँ। जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको डाइट प्लान, और आपको मैं मॉडर्न डाइट प्लान बनाना सिखा रही हूँ। आज भी डाइटिशियन लोग जो डाइट प्लान सीख रहे हैं ना, बहुत आउटडेटेड है। हम लोगों ने जो उसमें सीखा था ना, ऑनेस्टली बताऊं, उसका कोई भी चीज अभी हम यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन है जो एक्चुअली बोलूं तो वेस्ट है। तो इसलिए मैं आपको फंक्शनल मेडिसिन के हिसाब से मैं आपको डाइट प्लान बनाना सिखाऊंगी, थोड़ा सा मॉडर्न डाइट प्लान जो एक्चुअली पेशेंट में रिजल्ट लेके आए। तो आज हम यहीं पे अपना वाइंड अप करते हैं। मैंने आज 1 घंटे ही सोचा था कि पढ़ाऊंगी, बट हो जाता है, चीजें डिटेल में बताने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अब हम अगले ट्यूसडे को मिलेंगे, और अगले ट्यूसडे प्लीज नोट्स बनाइए। और मैं अभी आपको जो मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया है ना, कार्बोहाइड्रेट का मैं अभी आप तक जितना पढ़ाया उसका आपको मैं नोट्स इस हफ्ते बनाकर दे देती हूँ, और वो आपके टीचेबल पे भी अपलोडेड रहेंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स जितने भी होंगे वो सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं और सबका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिलेगा। आपने बस नोट्स भी पढ़ लिया ना तो भी आप एग्जाम पास कर जाओगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और मिलते हैं अगले ट्यूसडे को। गुड नाइट, गुड नाइट। मनमोहन जी, कल हम लोग मैं आपको मैसेज कर, गुड नाइट। और इसका भी मैं आपको रिकॉर्डिंग जो है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज नर्व्स ओनली, जो आपके नर्व्स इधर जाते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, लग रहा है ना कि न्यूट्रिशन में हम कुछ बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? ओके। और कहीं पे भी ना अगर आपको लगता है ना कि ये डिफिकल्ट जा रहा है और ये, तो स्ट्रेस मत लेना। ओके सीमा जी, थैंक यू दीपा जी। तो स्ट्रेस मत लेना, जरूरी नहीं है ये सारा ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस हमें याद ही होना चाहिए। एग्जाम के लिए, पास करने के लिए याद कर लो, आगे काम नहीं आता, लेकिन प्रोसेस पता होना चाहिए, क्या इसके पीछे का साइंस है वो बहुत पता होना चाहिए। ओके चलो, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।